कैमरा रोल एंड एक्शन। ये जो कैमरा रोल एक्शन ये क्या होता है? ये क्या था? कोई वीडियो एडिटिंग या वीएफएक्स सीख के बॉलीवुड तक जा सकता है या हॉलीवुड तक जा सकता है? वीएफएक्स सीखने के बाद आज के टाइम पे तो सर मौज है बंदे की, वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। तो जब जिसको दिख ही नहीं रहा है कुछ फ्यूचर, तो कैसे किसी को बोल सकता है कि आप इसमें जाओ। सही बताऊं, जी। अभी सिद्धू मूसेवाले की बात हो रही तो आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये बंदा अब हमेशा के लिए जी गया, मतलब हम्म, ये गया नहीं, अब ये नहीं जाएगा, ये जाएगा नहीं अब किसी के दिल से। जहाँ बैठ गए वहाँ बस अब ये दिलों में बस गया। आपकी बातें मुझे वैसी लग रही है जैसे पुराने मूवीज में ना वो कुछ लोग कहते थे 34, 36, 34। हाँ, अभी भी बोलते हैं सर, अभी भी बोलते हैं। अच्छा नहीं, वो बट नहीं। आप अरे यार, क्या मुझे लगा आप सिनेमेटोग्राफर की बात कर रहे हो, आप ब्यूटी शॉट्स की तरफ चले गए। जी जी। सो आप कैमरे को देख कर आप नापते हो कि क्या यार इसका कौन सा लेंस हाँ है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कुछ लोगों के काम देखे हैं, वो बताते हैं कि भाई वो $1000s भी चार्ज करते हैं। हम्म। $1000 तो चलो हमने भी चार्ज किए हैं, हम्म, लेकिन वो उनके जो थाउजेंड्स थे ना, वो बहुत ज्यादा थाउजेंड्स थे। अच्छा। तो वो देख के ना मुझे लगा कि इतने थाउजेंड्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो सर आप हो क्या? आप डायरेक्टर हो, फिल्म मेकर हो, एंटरप्रेन्योर हो या एक टीचर हो क्या? जो रेड कलर है वो हाँ। दो चीजों को डिपिक्ट करता है, हम्म। वन इज रोमांस एंड अदर इज डेंजर। हालांकि बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग। हाईएस्ट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है वीएफएक्स आर्टिस्ट के लिए? क्योंकि सर इंजीनियर्स की ना एक खासियत है, मतलब उनकी एक ताकत है कि वो ना सब कुछ अच्छा करते हैं इंजीनियरिंग को छोड़ के। आपकी अर्निंग सालाना? मेरी रहने अर्निंग दो। वो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देता हूँ सर। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पॉडकास्ट यानी TKC द नॉलेज कनेक्शन में आप सबका स्वागत है। मैं रुपेश केसरी आज आपके सामने एक ऐसे गेस्ट को लेके आया हूं जो आपके करियर और आपके भविष्य की चिंता करते हैं और उसमें चार चांद लगा देंगे। जी हाँ, मैं ऐसे एक आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो जो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है बल्कि एक एंटरप्रेन्योर है, एक टीचर है। जिस तरीके से एक मिट्टी के बर्तन को बनाया जाता है थपथपा के या उसे गाइड करके एक बर्तन बनाया जाता है, बहुत सा प्रोसेस होता है। सो वो उसी का काम करते हैं वीएफएक्स इंडस्ट्री में, फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में, या बात करें सॉन्ग्स, मूवीज, सब जगह। सो फिल्म मेकिंग से जुड़े एक ऐसे व्यक्ति का आज हम स्वागत करने वाले हैं जो आपको बहुत नॉलेज देंगे। सो एंजॉय और लिखना चीज़ों को, आपके लाइफ में बहुत काम आएगा। कैमरा रोल एंड एक्शन। सर मेरा जी। पहला क्वेश्चन यहीं से है, जी, ये जी। जो कैमरा रोल एक्शन ये क्या होता है? ये क्या था? पहले मैं ये जानना चाहूंगा, ये सवाल सोचा किसने है? अभी ये आप में से किस खुराफाती इंसान ने सोचा कि भाई पहले ऐसे पूछेंगे सर से? आपके किसी स्टूडेंट ने ही अच्छा, सोचा अच्छा, है, लग रहा था जो मुझे, लग रहा हमारे था। टीम में से है। जी जी जी। तो वैसे आपको टेक्निकली समझाऊं तो फिल्म में जब हम शूट करते हैं तो कैमरा और साउंड हमेशा अलग रिकॉर्ड होता है, तो उसको सिंक करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए इसका यूज होता है। देना भाई, वो प्लेट कहाँ है आप रखी जो, तो आप इसमें नोटिस भी करेंगे इसके अंदर ना, देखो ये भी लिखा हुआ है कि कौन सा रोल है। रोल पहले यूज होते थे जब फिल्म में फिल्म रोल होता था, तो फिर सीन आ गया, आपका टेक आ गया। तो सीन मान लीजिए 1 चल रहा है और उसका होता है ना टेक 2, टेक 3। अरे कौन है ये, मतलब वो आपने अगर वेलकम मूवी देखी हो हाँ 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 कि हाँ, टेक 2, अरे टेक 155, अरे आओ, घोड़े को नहीं बुलाते उधर से। तो ये जो चीजें हैं वो उसका टेक है। फिर यहाँ पे नाम आ जाता है, क्रू का, डेट आ गई, वो सब चीजें। और ये जब यहाँ पे क्लैप करता है तो यहाँ पर आपका जब साउंड रिकॉर्ड होगा तो उसमें एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव जो है जनरेट होगी, जिससे कि आप अपनी ऑडियो और वीडियो को, इसका विजुअल और उसकी ऑडियो को सिंक कर सकते हो। और उसको वीडियो एडिटिंग करने में भी बहुत एडिट करने में बहुत बहुत काम आती है चीजें। तो क्या वैसे बात भी यूजुअली जब हम प्रोफेशनली शूट करते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं कि जिसमें कि 2 माइक्रोफोन्स लगे हैं, 2 कैमराज हैं और इनकी सब इक्विपमेंट अलग अलग शूट करेगा, तो इन सब की ऑडियो को और विजुअल को सिंक करने के लिए वो चीज काम आएगी। तो अच्छा कि आपने उसको पहले कर लिया, तो आपके एडिटर्स को भी हेल्प हो जाएगी। जी चलिए, फिर मैं बात करना चाहूंगा सर कि आप मुझे ये बताओ कि वीएफएक्स और एडिटिंग जी। में फर्क क्या है और वीएफएक्स से क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पहले वाला, दूसरे वाला क्वेश्चन इजी है कि क्या क्या हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। पहले तो स्टार्ट वहां से करते हैं, बहुत इजी आंसर है। और डिफरेंसेस क्या है? विजुअल इफेक्ट्स एक थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो कि डिटेल्ड और एक स्पेसिफिक सा काम है एज कम्पेयर टू वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में जो है स्टोरी टेलिंग ज्यादा होती है कि आप कोई चीज है उसको कैसा दर्शा रहे हैं, कैसा उसकी कहानी क्या बयान कर रहे हो। तो जैसे अब हम भी बात कर रहे हैं
अब मैं कुछ बोलूंगा, उसके बाद क्या पता किसी और का विजुअल लगा के, एडिट लगा के मैं कुछ बात कर रहा हूँ, सामने कुछ और लगा दें और सामने मेरी बात का मायना बदल सकता है। तो ये एडिटिंग, जिसमें स्टोरी टेलिंग है, कहानी कहने का तरीका। विजुअल इफेक्ट ज्यादा है कि इफेक्ट्स उसके अंदर आप क्या ऐड कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आपको माइक चेंज करना है, या फिर आपको कुछ सोफा चेंज करना है, कुछ भी ऐसी चीज करनी है, या यहाँ पर सडनली हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई डायनासोर आ जाए बाहर से, ऐसा कुछ है, तो वो विजुअल इफेक्ट्स के अंदर आता है। वो मोर इनटू इफेक्ट्स चले जाएगा। एडिटिंग स्टोरी टेलिंग का ज्यादा पार्ट है। तो अगर कोई भी एडिटिंग करना चाहता है तो वो स्टोरी टेलर बनेगा, वो एडिट करेगा वीडियोस को, स्टोरीज कहेगा। जो वीएफएक्स करना चाहता है वो उसके अंदर ब्लास्ट व्लास्ट लगाएगा, कुछ क्रिएटिव करेगा, चीजें रिमूव करेगा, ऐड करेगा, वो चीजें वो करेगा। जैसे रोहित शेट्टी जी, रोहित शेट्टी का जो विजुअल इफेक्ट्स है दैट इज मोर स्पेशल इफेक्ट्स प्लस विजुअल इफेक्ट्स। तो उसमें एक टर्म आती है एसएफएक्स। साउंड इफेक्ट्स को भी एसएफएक्स बोलते हैं और स्पेशल इफेक्ट्स को भी एसएफएक्स ही बोलते हैं। तो एसएफएक्स का मतलब वहां पर हो गया कि स्पेशल इफेक्ट जो ऑन सेट किया गया, जैसे वो गाड़ी ऑन सेट ही उड़ाएगा। अब वीएफएक्स में क्या होगा, वायर्स रिमूव होंगी, अगर गाड़ी का ब्लास्ट हुआ है तो उसमें ब्लास्ट और ऐड होगा ताकि और अच्छा लगे, थोड़ी और डिब्री टुकड़े ऐड होंगे। तो वो एक रोहित शेट्टी का प्लस पॉइंट बन जाएगा कि उसके बाद वो और जो चीजें करेगा वो वीएफएक्स होगा। ऑन सेट जो वो करते हैं दैट इज एसएफएक्स। अगर वीएफएक्स में नाम लेना चाहो तो एसएस राजमौली का नाम आप लें। बड़े डायरेक्टर का अगर नाम लेना, जो जिन्होंने अभी बाहुबली बनाई है, आरआरआर बनाई है, लाइक ही इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब लेजेंड्स में अगर आप गिनोगे किसी को जो इंडियन डायरेक्टर्स हैं, तो एसएस राजमौली। सो आरआरआर मूवी तो सभी लोगों ने देखा, बहुत एंजॉय किया, बहुत मतलब बहुत नाम कमाई ये मूवी ने जी। आरआरआर में वीएफएक्स का कितना रोल रहा और कौन सा जबरदस्त रोल आपको लगा? आरआर में तो सर मेरे ख्याल में मैक्सिमम वीएफएक्स ही है उसके अंदर तो, बट ऑफ कोर्स उसमें एक क्रिएटिव विजन भी है डायरेक्टर का, जिसमें कि उन्होंने एक एक्टर को अपने या एक कैरेक्टर को फायर दिखाया, एक को वाटर दिखाया है, और उसी को फिर वीएफएक्स से सारा इन्हांस किया है। तो इवन आप देखेंगे कि जब रामचरण के जो सीन्स हैं उसमें ज़्यादा फायर वाले एलिमेंट्स रखे हुए हैं, और जो जूनियर एनटीआर के जो सीन्स हैं उसमें ज़्यादा वाटर वाले एलिमेंट्स रखे हुए हैं। और फिर उनमें इवन अभी मैं उसका बीटीएस देख रहा था। अब बीटीएस देखना सर, उसमें क्या है, उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने प्लान किया हर एक शॉट को। जैसे आपको मैं कुछ शॉट्स बताता हूँ। एक क्राउड का सीन है जिसके अंदर की रामचरण जो है वो जंप करते हैं क्राउड में और मार के किसी को पकड़ के लाते हैं एक बंदे को। तो उसमें पूरा क्राउड एक्सटेंशन, इतने लोगों को वहां पर एक साथ एक्ट करवाना मुश्किल होता है, तो आप एक है ना कंट्रोल्ड ग्रुप ऑफ पीपल के साथ एक्ट करते हो, फिर बाकी एक्सटेंड करते हो। ऐसे टाइगर बनाया हुआ है उसके अंदर। तो वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट काम है कि एक आप है ना किसी जानवर को बनाओ या किसी लिविंग थिंग को आप करो, उसकी एनिमेशन, उसका फर का काम, मसल्स का काम इतना इंट्रिकेट हो जाता है। तो आई थिंक वो मुझे बहुत अच्छा लगा। टाइगर वाला स्पेशली मैं बोलूँगा कि वो वन ऑफ द बेस्ट काम था है ना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो किसी ने किया होगा। तो फॉरेन के बाद, जैसे मेरे ख्याल में फॉरेन में कौन सी मूवी थी वो जिसमें इरफान खान भी थे, जो जिसमें समंदर में लाइफ ऑफ पाई थी शायद, लाइफ ऑफ पाई में टाइगर था। और उसके बाद जो अगर किसी ने किया तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट काम था टाइगर वाला, तो वो बहुत अच्छा था। सो जैसे आरआरआर में एक सीन दिखाया जाता है कि ब्रिज के ऊपर से वो बच्चे को बचाता है। हाँ जी, हाँ जी। सो वो भी वीएफएक्स के थ्रू हुआ है या हाँ, एडिटिंग के थ्रू? उसमें नहीं, उसमें मिनिएचर्स भी उन्होंने यूज किया है, वीएफएक्स भी यूज किया। मिनिएचर्स में क्या होता है, आप एक छोटा सेटअप बनाते हो जो कि अब जैसे उन्होंने जो ट्रेन ट्रैक और वो बनाना होता है, तो उसमें वो क्या करते हैं, वो ना एक छोटा सेट बनाते हैं उसी का जो बड़ा हुआ है, तो उसका आप मान लीजिए कि 1/16 उसका कर दिया कि 16 गुना उसको छोटा करके शूट किया। अच्छा। उसकी भी एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन रहती है कि आप उससे ज्यादा छोटा ना करें, नहीं तो फिर जो जैसे लेंस है उसका फोकल लेंथ है कि वो कितने पास से कैप्चर करेगा। तो अगर ज्यादा छोटी चीज हम बनाएंगे, अगर आप देखेंगे छोटी गाड़ी को जब शूट करते हैं उसकी फोटो खींचेंगे तो बहुत आसपास उसके बहुत ब्लर हो जाएगा, बिकॉज वो छोटा ऑब्जेक्ट है, तो उसका भी एक साइज रखना पड़ता है। तो वो पूरा वीएफएक्स से ही किया है, जिसमें कि मैक्सिमम उन्होंने कुछ शूट भी किया रियल। जूनियर एनटीआर एक्टर्स का मैं बीटीएस में देख रहा था कि उनको लटकाया, पता नहीं कितने 10-12 दिन तक उनको झुलाया उन्होंने रस्सियों पे। हाँ सर, आप देखना, मजा आएगा आपको। तो हाँ, बहुत मेहनत एक्टर्स की, तो बहुत मेहनत उसमें। मतलब मुझे देख के ये चीज समझ में आई कि आप जैसे वीएफएक्स कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट प्रोडक्शन में हमें बहुत काम करना पड़ता है, बट आई थिंक ये मूवीज इसीलिए सक्सेस होती हैं और लोगों तक पहुंचती है बिकॉज एक्टर्स का भी उतना ही रोल रहता है, डायरेक्टर्स का भी उतना ही रोल रहता है जितना कि बाकी क्रू का रहता है। तो आई थिंक वो बहुत मजेदार चीज थी, काफी कुछ सीखने को मिलता है। बीटीएस से बहुत सीखने को मिलता है। किसी को भी वीएफएक्स करना है, जाकर के आप बीटीएस देखो, बिहाइंड द सीन देखो, ब्रेक डाउन्स देखो, कैसी चीजें बनती हैं, आपको एक टेक्निक्स और क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप कैसी चीजें कर सकते हो। फिर बाकी सॉफ्टवेयर सीखोगे तो आ जाएगा। आपने वीएफएक्स में अपना करियर कैसे शुरू किया? मेरा सर बन गया वीएफएक्स में करियर। मैंने शुरू तो नहीं किया था वीएफएक्स में करियर। मेरी कहानी एक्चुअल में क्या था, मुझे बहुत चीज़ों का शौक था। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था स्टार्टिंग में, तो आई वांटेड टू बी अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। बट हुआ ये कि मुझे ऐसा कोई कोर्स ही नहीं मिला म्यूजिक का
तो जब मैंने 12th की तो घर वाले बोले कि आपको क्या करना है, तो मैंने कहा मुझे म्यूज़िक करना है, मुझे म्यूज़िक का शौक है, बिकॉज़ मैं सॉफ्टवेयर करता था म्यूज़िक के ना, घर पे बैठा अच्छा। सॉफ्टवेयर में म्यूज़िक बनाता था वैसे ही। तो उन्होंने बोला कि तू क्या अब ढोलक पेटी बजाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो क्या बातें कर रहा है? बिकॉज़ आपको पता है जो इंडियन मेंटालिटी है पेरेंट्स की, जो उनको नहीं पता, वो उनकी कंफर्ट ज़ोन है। जैसे मेरे पेरेंट्स को हाँ। पता कि भई अगर पढ़ेगा लिखेगा कुछ करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, कोई जॉब लग सकता है, बट उन्हें इंडस्ट्री का नहीं पता, फ़िल्म इंडस्ट्री का, म्यूज़िक इंडस्ट्री का नहीं पता। तो जब जिसको दिख ही नहीं रहा है कुछ फ्यूचर, तो कैसे किसी को बोल सकता है कि आप इसमें जाओ? जैसे मैं किसी को ट्रेडिंग का कोई ज्ञान नहीं दे सकता। मैं बोलूँगा भाई मुझे नहीं पता ट्रेडिंग का, शायद बर्बाद ही होगे जाके, क्योंकि मैंने करी नहीं बिल्कुल कभी। सही बात है। सो वैसी सी चीज़ है। सो फिर मेरे को कोई ऐसा नहीं मिला म्यूज़िक का, तो फिर मुझे था कि यार चलो मैं कुछ और करता हूँ। तो मुझे वेबसाइट डिज़ाइन करने का मुझे था शौक कि मैं वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ। कुछ चीज़ हुई थी, वो चलो एक बहुत लंबा खिंच जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। सो आई वेंट टू एन इंस्टीट्यूट, मैं सीखने गया था वेबसाइट डिज़ाइनिंग। उन्होंने मुझे बोला जी ऐसे एनिमेशन भी होता है, वीएफएक्स भी होता है, तो मुझे वो भी अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ ये चीज़ भी ठीक है, कर लेते हैं। सो ऐसे कुछ स्टार्ट हुई थी चीज़। उसको करते हुए मैं वीएफएक्स में आ गया, बट आई वाज नॉट इनटू वीएफएक्स। मेरा मन नहीं था कि भाई मैं वीएफएक्स आर्टिस्ट बनूं। मेरा मन था मैं फिल्म मेकर बनूं, स्टोरी टेलर बनूं, जो मैं हूं एक्चुअल में। बट जो पॉपुलर, इसलिए आप मेरे से क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं बिकॉज हमारा वीएफएक्स बहुत पॉपुलर है हमारी कंपनी का। हमने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ भी काम किया, हमने वीएफएक्स बहुत अच्छा भी किया है। बट एक्चुअल में आई एम अ फिल्म मेकर, जो मेन चीज़ है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आई एम एन एंटरप्रेन्योर, जैसे आपने बताया। सो वो चीज़ें जो है ज़्यादा होती है। बट हाँ, वीएफएक्स में ऐसे आना हुआ कि बाई चांस ही मैं वीएफएक्स में आ गया। मुझे इंटरेस्ट कैसे आया मैं आपको बताता हूँ कि मुझे पसंद क्यों आया। क्योंकि जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि इसमें पॉसिबल क्या है, इसमें सर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एक स्टार्टिंग फिल्म मेकर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसका बजट नहीं होता कि यार मैं कैसे फिल्म बनाऊँ। या तो आप जाइए, आप किसी के पास जाके स्ट्रगल कीजिए, आप इंडस्ट्री में जाइए, एक्टिंग के आप कोई ऑडिशंस दे रहे हैं, या फिर किसी के साथ असिस्ट कर रहे हो, एज ए डीओपी असिस्ट कर रहे हो, एज ए डायरेक्टर असिस्ट कर रहे हो। तो वो मुझे पैटर्न में क्या, मुझे कौन लेगा, मुझे कुछ आता तो है नहीं, तो कुछ सीखेंगे तो कुछ बन जाएंगे। तो फिर जब मैंने शुरू किया सीखना, तो मैंने कहा ये वीएफएक्स वाला पार्ट अच्छा है, कुछ भी बना सकता हूँ मैं, अपनी फिल्म बनाऊंगा, खुद ही बना लूंगा, ठीक है, किसी की ज़रूरत नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो बस फिर वहाँ से शुरू हुआ। तो मैंने कुछ इफेक्ट्स बनाने शुरू किए, कुछ लोगों को मैंने फॉलो किया, ऑनलाइन मैंने देखा। तो फिर हम, और मैं और मेरे पार्टनर हिमांशु धर, जो मेरे साथ था ना, इनसाइड मोशन पिक्चर्स रन करते हैं, तो हम दोनों, वो मेरे एक्टर हो जाते थे, मैं उनका डायरेक्टर बन जाता था। शूट किया, वीएफएक्स करके देखा, करते करते बनाते बनाते सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। सो कुछ लोगों ने, कुछ इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने, कुछ आर्टिस्ट ने, कुछ डायरेक्टर्स ने काम देखा, उन्होंने बुलाया कि ऐसे ऐसे वीएफएक्स करना है, तो वहाँ से गाने मिल गए, और फिर गाने किए, बहुत आर्टिस्ट साथ काम किया, तो ऐसे जर्नी चलती रही। सो इट वाज जस्ट लाइक, ऐसे सोचा नहीं था कि वीएफएक्स में कुछ बहुत बड़ा करना है, वो अपने लिए एक पावर हो गया बड़ा, बट हो गया बड़ा। तो वो चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि तो सर आप हो क्या, आप डायरेक्टर हो, फिल्म मेकर हो, एंटरप्रेन्योर हो, या एक टीचर हो क्या? तो जैसे मैं सर पिछले साल तक मैं भी कंफ्यूज था, अभी मुझे क्लैरिटी हो गई है। सो द मेन थिंग इज, कंफ्यूजन की मेरे ख्याल से वजह ये होगी कि कोई आपको बोल देता है डायरेक्टर हो, और आप डायरेक्टर बन जाते हो और वो फिल्म हिट हो जाती है, या सॉन्ग आप बना रहे हो। हाँ, पहले यही चीज़ थी कि सारे काम करता था, तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बट द थिंग इज कि मैं, अगर आप मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली पूछोगे, तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं बिजनेस करता हूँ, काम करता हूँ, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरा एक बहुत बड़ा, मेरी पावर है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो ये मुझे कब समझ में आया, बिकॉज वैसे तो मैं फिल्म मेकर हूँ, ऑफकोर्स इन रूटेड, मेरा शौक, हॉबी जिसको बोलोगे, हॉबी पैशन जो मेरा बोलोगे, दैट इज फिल्म मेकिंग। बट एंटरप्रेन्योरशिप को मैं मेन इसलिए बता रहा हूँ आपको, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि फिल्म मेकिंग में मैंने बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसके अंदर, मेरा इंस्टीट्यूट है द इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, जिसको मतलब आप बोल सकते हो मेरी लाइफ का गोल है, इंस्टीट्यूट और फिल्म कंपनी ऑफ कोर्स। तो वहाँ से मुझे वो चीज़ समझ में आई कि मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, या मान लीजिए मैं एडिट कर रहा हूँ, वीएफएक्स भी करता हूँ, मुझे साउंड की भी नॉलेज है, मैं सिखा भी रहा हूँ वहाँ पर चीज़ें। तो जो ओवरऑल जो चीज़ है, दैट इज़ अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप, कि जिसमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो मैं आपको पहले इसका बेस से लेके एंड तक समझाता हूँ कि ये मैंने कैसे समझा इस चीज़ को। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो इट वाज मेजरली कि मुझे फिल्म्स बनानी है, एक्टिंग करनी है, वीडियोस बनानी है। जैसे मैंने आपको बोला, जब मैं इस फील्ड में आ गया, धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि यार अब मुझे कौन लेगा एज एन एक्टर, मेरे पास कोई डायरेक्टर तो है नहीं है, और मैं किसी को अगर एक्टर लूंगा अपनी फिल्म में तो पैसे मांगेगा। अब हिमांशु सर हैं मेरे जैसे फ्रेंड, तो एक है इंसान, लेकिन अगर किसी और को मैं बुलाऊंगा तो यार दोस्तों को बुला ले, चलो शूट किया, बट इट वाज नॉट प्रोफेशनल। तो मुझे लगा कि हाँ यार, मुझे डायरेक्शन भी सीखनी पड़ेगी। फिर मुझे पता चला कि हाँ यार, कैमरा भी है, तो कैमरा कौन चलाएगा। तो मैंने किसी अपने दोस्त को बुलाया, बट वो शूट कर रहा है, बट मुझे लगा यार ये फिल्म जैसा तो नहीं लग रहा जैसे फिल्म, तो फिर मेरे को कैमरा भी सीखना पड़ा। तो इसलिए मुझे सारी चीज़ें सीखनी पड़ी। और वीएफएक्स ऑफ कोर्स रीजन, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आपकी पावर बढ़ जाती है, फिर अब मैं जैसी मर्जी मूवी बना पाऊंगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर मुझे ये समझ में आया कि यार
अब मैं इसमें से क्या हूँ, जो मैंने सब कुछ सीख लिया, इसमें से मैं कहाँ स्टैंड हम्म। करता हूँ। तो मेरा हमेशा से ये था कि जब मैं सीख रहा था तो मुझे सिखाने वाला कोई प्रॉपर नहीं था। मतलब मुझे खुद से काफ़ी चीज़ें करके सीखनी पड़ी। तो मुझे था यार, अगर मैं एक इंस्टीट्यूट बनाऊँ जो प्रैक्टिकल फ़िल्म मेकिंग को तवज्जो दे, अगर मैं थोड़ा-सा इसमें उर्दू डाल दूँ तो, ठीक है? तो उसके लिए फिर मुझे लगा कि हाँ, प्रैक्टिकल फ़िल्म मेकिंग हमें करवानी चाहिए। तो हमने जब शुरू किया था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो सब चीज़ें नहीं थी। सो हमारे पास इतना महँगा गियर नहीं था। बट अब 2-3 साल के बाद हमने धीरे-धीरे एस्टैब्लिश किया है, एंड वी आर 100% इंटू प्रैक्टिकल फ़िल्म मेकिंग, जिसमें कि हम लोग लाइटिंग से लेके सिनेमैटोग्राफी, आर्ट डायरेक्शन, वीएफएक्स एडिटिंग, वो तो है ही ऑफ कोर्स, ये सब चीज़ों को हमने इनकॉर्पोरेट करके और एक ऐसा इंस्टीट्यूट अभी हमने डेवलप कर लिया जिसको हम और बड़ा कर रहे हैं, जो कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है इंडिया में, जो प्रैक्टिकल फ़िल्म मेकिंग वाली है कि आपको, क्योंकि अभी अगर इवन आप इंडस्ट्री में भी अगर आप जाएँगे, मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा, पहले इंडस्ट्री बोलते ही, बिकॉज़ मुंबई तो बहुत बड़ा है ऑफ कोर्स, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं, हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड लोग हैं। बट अगर आप यहाँ रीजनल और लोकल सिनेमा की बात करेंगे, हरियाणवी, पंजाबी हो गया, भोजपुरी हो गया, तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ में पंजाबी में भी बहुत ग्रोथ आ गई है। बट इनमें क्या रहता है कि ना, कोई भी ऐसे सीखता है जो लग के सीखता है किसी के साथ, उसको खुद किसी इंस्टीट्यूट या ऐसे जाकर कोई नहीं सीखता, बहुत रेयर ऐसा होता है। तो वो जो सीखते हैं वो अपने गुरु जितना ही सीख पाते हैं, उससे ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि वो जो गुरु है वो वहीं क्लासेस भी थोड़ी दे रहे हैं गुरु उनको, वो वहाँ काम कर रहा है, वो साथ साथ वो देख रहा है बस। बट जब आप क्लास लगाते हो तो आपको चीज़ समझ में आती है कि हाँ यार, इसका मतलब ये है। तो इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया, और हमारे इंस्टीट्यूट से अभी अराउंड मेरे ख्याल में 250 बच्चा जो है अभी पढ़ा है। ठीक है, कुछ तो आपके पास काम कर रहा है, कुछ आपके पास काम कर चुका है, और काफ़ी, 250? हाँ, अभी 250 हो गए स्टूडेंट्स फ़िल्म मेकिंग में। अभी 5वां साल हमारा अभी कंप्लीट हुआ, हम 6th ईयर में हम जा रहे हैं। और बस यही था मेन, कि प्रैक्टिकल फ़िल्म मेकिंग को इम्पोर्टेंस देना, और ये जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की, जो हम हमारी पूरी टीम ने लग के, इवन आज के टाइम पे मैंने जो मेरा रिव्यू है इंस्टीट्यूट का, अमंगस्ट जितने भी लोग हैं जो आते हैं हमारे पास, ये जो पहले के स्टूडेंट्स हैं, दैट इज़ मेजरली कि हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। और क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कंपनी जस्ट साथ में, इनसाइड मोशन पिक्चर्स, तो साथ में बच्चों को काम करने का मौका मिलता है, उनको लाइव प्रोजेक्ट्स, है ना। इवन अभी हमने बहुत चीज़ें ऐड ऑन की अपने इंस्टीट्यूट में, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। हमारे पास एक टीम है मैवरिक्स नाम से, जिसमें कि 5 से लेके 8 स्टूडेंट्स तक होते हैं एक टाइम पे। स्टूडेंट्स की टीम होती है, स्टूडेंट्स इंटरव्यू लेते हैं। स्टूडेंट जैसे अभी जो एक मैवरिक्स का पहला बैच का मैंने इंटरव्यू लिया, उनको बनाया। अब स्टूडेंट्स इंटरव्यू लेते हैं, नए स्टूडेंट्स को उसमें भर्ती करते हैं। हमारा सारा सोशल मीडिया वही चलाते हैं। अच्छा। हाँ, जिसमें कि शूट करना, एडिट करना, प्लान करना, सारा कुछ वो करते हैं। सिर्फ स्क्रिप्टिंग मेजरली मैं देखता हूँ, और पोस्ट मैं करता हूँ। तो वो तो वो रियल लाइफ जितने भी प्रोजेक्ट्स, और अभी मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं अभी हमारे वीडियोस पे, तो वो स्टूडेंट्स का ही काम है सारा। सेकेंडली हमारे पास एक टीम है टाइटन्स नाम से। अच्छा। उसमें भी 5 से 6 स्टूडेंट्स हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिसमें कि वीएफएक्स का हो गया, इंडिया से, इंटरनेशनली, जहाँ से भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो स्टूडेंट्स उसके अंदर काम करते हैं। जो बेसिक वीएफएक्स है सारा वो लोग करते हैं। उसके अलावा हमारे पास अभी जैसे मैंने आपको इस पॉडकास्ट से पहले भी हम बैठे थे तो बात कर रहे थे कि हमने एक फिल्म अभी बनाई है, जो कि करीब 1.25 घंटे की फिल्म है, जिसमें 40 स्टूडेंट्स ने जो है वो काम किया। तो ये देखिए 2-3 चीज़ें मैंने आपको अभी डायरेक्टली जो बताई, जो मेजर चीज़ें हैं जिसमें कि हमने स्टूडेंट्स को डायरेक्टली प्रैक्टिकल काम करवाया। तो ये एक बहुत मतलब ज़रूरत थी इस इंडस्ट्री को, कि जिसमें कि कोई बंदा जिसको अभी फ़िल्म मेकिंग का एबीसी भी नहीं पता, वो सीधे वहाँ जाकर के काम करता है, जहाँ पर वो सीखेगा भी थ्योरी, प्रैक्टिकल प्लस काम भी करेगा, जिससे कि वो एक अच्छे फिल्म मेकर की तरह डेवलप हो पाएगा। जो पहले 6-8 साल किसी को लगाना पड़ता था, वो 1.5 2-2 साल के अंदर बंदा उस लेवल का पहुंच रहा है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनको मिलता है, प्रोजेक्ट हैंडलिंग मिलती है, ठीक है, डांट कैसे खानी है, क्यों खानी है, वो भी पता चलता है। क्योंकि काफी लोगों को ये इंडस्ट्री में एक्चुअल में क्या, बहुत बुरा कल्चर ही चल जाता है कि आप सेट पे हैं और कभी भी आपको गाली पड़ गई, ठीक है, क्योंकि सच में पड़ती है। हाँ, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है सर सारा उसमें ना। आप तो कह रहे हो गाली पड़ती है, मतलब ऐसी गंदी गंदी गालियां दे देते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए, अब मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा, बट स्टिल जो जैसे लाइटमैन है या जो प्रोडक्शन टीम है, उसमें वो लोग मतलब ऐसे ट्रेंड नहीं होते। वो लोग आते हैं, वो काम करते हैं, मतलब उनको सिर्फ काम ढूंढना होता है। बट वो किसी अच्छी कंपनी से जुड़ गए तो उनको जैसे लाइटिंग का काम मिल गया, तो अब आप उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि वो उनकी कोई फिल्टर लगा होगा। वो तो मतलब सरेआम बोलते हैं, तो कुछ भी गाली दे देते हैं वो सेट पे, क्या भाई इधर से उठा के लाई, ये कर वो कर। सो वो चलता है इंडस्ट्री के अंदर। और काफी डायरेक्टर्स भी ऐसे हैं जो मतलब कि गाली गलौज कर देते हैं। अच्छा। हाँ, बट डायरेक्टर्स को, चलो मैं खुद भी डायरेक्टर हूँ, मैं किसी डायरेक्टर को बोलूंगा नहीं, मैं रीजन बताता हूँ आपको, क्योंकि डायरेक्शन थोड़ा सा ना प्रेशर वाला काम है। उसमें क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होकर कभी कुछ बोल जाते हो। इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं सेट पे हूँ तो मैं गुस्सा कर जाऊंगा कभी। बट आई थिंक ये चीज अच्छी है कि हम प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग 1-2 साल में बच्चों को दे रहे हैं, कि वो ना वो प्रेशर समझ पाएंगे कि वो प्रेशर क्या है, चीज़ों को
मेन चीज होती है चीज को ना फाइनल रेंडर करके फाइनल आउटपुट निकाल के डिलीवर करना, वो बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीखते सीखते समय सीख रहे हैं, हाँ एडिटिंग आ गया, फाइनल प्रोडक्ट कैसे डिलीवर करना है, फाइनल शूट की जो क्वालिटी है वो डिलीवर कैसे करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो प्रैक्टिकल से सीखता है बंदा, रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे आती है। जी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आप जीरो से हीरो बनाते हो। बिल्कुल। सो सर, अभी जैसे हम फिल्म मेकिंग की बात कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग में एक होता है कास्टिंग काउच। जी, सच में ये होता है या ऐसे ही है? ये सर मुंबई के शब्द हैं, हम हाँ। पंचकुला में हैं तो मुझे ये शब्द नहीं पता कि भाई इसमें ये कितना सच है कितना नहीं है, बट जितना आपको इसका पता होगा शायद उतना ही मुझे पता, उससे कम ही पता होगा, बिकॉज मैं कभी मुंबई ऐसा सच गया नहीं हूँ, ना मैं उस इंडस्ट्री में वैसे रहा हूँ। होगा शायद नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं इसका कुछ जवाब दे पाऊँ। बट ये मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि कास्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिल्म मेकिंग का, जिसमें आप सही रोल के लिए सही पर्सन को जो है असाइन करते हो, कि किसी को सिलेक्ट करते हो। जैसे अभी हमने फिल्म बनाई तो उसमें हमें फादर का रोल के लिए किसी को चाहिए, या फ्रेंड्स के रोल के लिए चाहिए, तो उसमें 3 दोस्त होते हैं हमारी कहानी के अंदर। कहानी तो रिवील नहीं करूँगा, बट 3 दोस्त होते हैं। तो जो 3 दोस्त हैं उसमें हर एक का एक अलग स्ट्रक्चर है, कि किसी की पर्सनैलिटी कुछ है, किसी की पर्सनैलिटी कुछ है। तो वैसा बॉडी स्ट्रक्चर, बातचीत, हाव भाव, उस कैलिबर का बंदा ढूंढना वो एक कास्टिंग डायरेक्टर का काम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो अच्छा, कास्टिंग डायरेक्टर अलग होता है? हाँ, जो कास्टिंग करता है। ओके। हाँ, तो कास्टिंग डायरेक्टर का काम तो होता है कितने कि डायरेक्टर्स होते हैं एक फिल्म में? डायरेक्टर एक तो डायरेक्टर, मेन डायरेक्टर होता है जो हाँ। फिल्म बनाता है। एक आर्ट डायरेक्टर होता है जो सेटअप, लोकेशन उसको देखता है। फिर एक हम्म। कास्टिंग डायरेक्टर होता है जो कास्टिंग को देखता है। फिर एक प्रोडक्शन डिजाइनर होता है, उसको प्रोडक्शन मैनेजर भी लोग बोलते हैं, प्रोडक्शन डायरेक्टर भी बोल सकते हो, जो प्रोडक्शन डिजाइन करता है कि यहाँ से सामान वहाँ कैसे जाएगा, सारा क्रू कहाँ रहेगा, खाना कैसे पहुंचेगा सेट पे, उसका वो काम होता है। तो काफी तरह के डायरेक्टर्स होते हैं एक मूवी को बनाने में या फिल्म मेकिंग के अंदर, जिनका सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीज को बनाने में। बहुत सारे डायरेक्टर हैं। नहीं, बड़ा जी, मजा आ रहा है सर मुझे। मतलब मैं अपने ऑफिस से रिलेट कर पा रहा हूँ जी कि एक एचआर वाला है, हाँ, एक बिल्कुल काउंसलिंग डिपार्टमेंट वाला है, हम्म। एक वीडियो एडिटिंग में है, ग्राफिक्स जी। में। तो इसी तरीके से फिल्म मेकिंग में सबके अलग अलग रोल्स हैं। जी। ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्टर है वही सारा चीज करवा रहा है। हाँ। अभी तक तो मेरे दिमाग में यही था कि एक ही डायरेक्टर है वही सबको करा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्टर देखिए, अब सेट पे सब पहुंच गए, सारे डायरेक्टर्स पहुंच गए। डायरेक्टर का काम ये कि इनको ये बताना कि भाई अब आपको क्या करना है बस। ओके। हाँ, मतलब वो खुद शायद कुछ भी ना करे, सारे इसके अलावा डायरेक्टर्स को सिंक करना जी। यही डायरेक्टर का काम है। आपने वो जैसे ओपेरा वगैरह सुना होगा, या कभी म्यूजिक का आपने कभी देखा होगा ना, एक बंदा डंडी लेके ऐसे कर रहा होता है। हाँ, वो तो क्या होता है? अब जब मैं म्यूजिक सीख रहा था तो मेरे सर थे, तो सर कहते हैं कि देखा तुमने वो बंदा वो ऐसे करता है। मैं कहा हाँ सर देखा। तो कह रहा कुछ नहीं करता पता तुम्हें। मैंने सर कुछ नहीं करता मतलब? तो वो कहते हैं कुछ नहीं करता मतलब ये कि अगर वो ये नहीं करेगा तो भी लोग चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। बट उसका काम ये रहता है कि सबको सिंक में रखना, ऑर्गेनाइज रखना। तो डायरेक्टर के वैसे 2 मेजर रोल है, दिस इज जस्ट वन, जस्ट फॉर फन मैंने ऐसे बोला, बट जो उसका मेजर रोल है सिंक में रखने के अलावा, दैट इज वो एक कि जो कागज पे चीज लिखी हुई है वो स्क्रीन पर कैसी दिखेगी। तो स्क्रिप्ट से स्क्रीन का जो पूरा रास्ता है वो डायरेक्टर तय करता है कि भाई ये चीज वहां कैसे दिखने वाली, जो ये शब्द लिखा हुआ है ये विजुअल में कैसे उतरेगा, आप कहानी को कहाँ कैसे जाएगा। तो डायरेक्टर का ये काम है, और उसके लिए वो सारी टीम को बांध के रखेगा, देखो ये सोचा हुआ है, ऐसे होना है, आपने ये करना, आपने करना, आपने करना, ताकि हम वहां पहुंच पाए जो हम सोच रहे हैं। जी। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि फिल्म शूट की, तो जब शूटिंग हो रहा होता है तो लाइट्स होते हैं, और कोई बंदा वो व्हाइट कलर का लेके खड़ा रहता है। जी। बड़े बड़े लाइट्स लगे होते हैं। थोड़ा सा लाइटिंग का बताइए फिल्म शूटिंग के लिए। लाइटिंग सर बैकबोन है फिल्म की, सिनेमेटोग्राफी की। बेसिकली फिल्म के अंदर एक छोटा पार्ट है, मतलब छोटा इन द सेंस की क्योंकि बहुत वास्ट है, बट अगर वैसे देखा जाए तो अराउंड 30 to 40% काम जो है विजुअल्स का ही है। तो सिनेमेटोग्राफी उसको बोलते हैं, जिसके अंदर लाइटिंग एक पार्ट है। तो लाइटिंग 80% है सिनेमेटोग्राफी का, मतलब इट इज लाइक द मेजर पार्ट। वीएफएक्स में भी लाइटिंग जो है वो अराउंड 50% है, जो जितना वो अपना ना जोर रखती है वो 80% 50% तक वो जोर रखती है। तो लाइटिंग का रोल ऐसा है सर, पहले लाइट्स यूज होती थी बहुत हैवी जो आप बता रहे हैं, जिसमें कि बड़ी बड़ी लाइट्स, एरी की लाइट्स होती थी, एरी कंपनी है। अच्छा। अब वो थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया, अब एलईडी लाइटिंग आ गई, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। सो बट स्किल सेम है, स्किल स्ट्रक्चर सेम है, सारा थ्योरी सारा वही है। वैसे ही आपको जैसे जो हमने यहाँ लाइट्स लगाई हैं, अगर आप इसकी जगह कोई और कंपनी की लाइट्स भी लगाएंगे, बट इसका जो साइज है, जो आपने इस पे डिफ्यूजर्स लगाए हैं, जो आपने इसमें मॉडिफायर्स लगाए हैं, उनका काम सेम ही रहता है। तो लाइटिंग का एग्जैक्टली क्या काम है, एक मूड और टोन सेट करना किसी भी सीन की। अगर हम इसी सीन में इस लाइटिंग को ऑफ करके और रेड लाइट जला दें और हम दोनों के फेस पे नीचे से थोड़ी थोड़ी स्पॉटलाइट दे, तो अभी ये एक हॉरर नहीं, रोमांटिक नहीं, हॉरर बन जाएगा।
अच्छा, ये होती है जिसे ये- नहीं पता होता जी है। जी नहीं, ये आपने वैसे बात सही बोली है। जब जो रेड कलर है वो हाँ। दो चीजों को डिपिक्ट करता है, वन इज रोमांस एंड अदर इज डेंजर। हालांकि बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग जो मैं सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को एक्चुअली कि भाई डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो तो इसलिए पता आपको पता है कि दोनों हो सकते हैं। हाँ मैं तो अपने हिसाब से सोच जी रहा जी। हूँ। तो जब मैं इवन लाइटिंग और आर्ट डायरेक्शन पे सिखाता हूँ तो रेड हम्म। कलर दोनों चीजों को डिपिक्ट करता है। तो खतरे को भी डिपिक्ट करता है और प्यार हाँ। को भी डिपिक्ट करता है। तो हम्म। मैंने जो इसमें जो रेड कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना नीचे से जो हम फेस लाइट देंगे, बिकॉज यूजुअल लाइट आपकी जो है हमेशा ऊपर से आएगी। अगर आप बाहर जाएंगे आसमान ऊपर से लाइट देगा, जमीन से कभी लाइट तो निकलेगी नहीं। तो हमारे ब्रेन्स को जब से हमारे दादा परदादा जब से जी रहे हैं उनको हमेशा से आदत है ऊपर से लाइट की। बट अगर हम नीचे से लाइट देते हैं और ऑपोजिट शेडो जब क्रिएट होंगी आपकी तो वो अननेचुरल लगता है। तो हॉरर फिल्म में क्या करेंगे, नीचे से लाइट देंगे। तो ये लाइटिंग का रोल है कि आप ये समझ सकते हो कि वो क्या मूड और क्या फील जो है वो आप सेट कर सकते हो लाइटिंग की मदद से। इसमें फिर बहुत टेक्निक्स हैं लाइटिंग की, 3 पॉइंट लाइटिंग है, रेम्ब्रेंट लाइटिंग है, बहुत तरह की लाइटिंग है। सारा सिखाते हो आप? सब सिखाते हैं, सिखाना पड़ता है हमें सब कुछ सारा। मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है सर, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो जरूर हूँ, जी बट मुझे समझ में ये आ रहा है कि यार शूट सिर्फ ये नहीं कि मोबाइल लेके खड़े हो गए, शूट सिर्फ ये नहीं है कि कैमरा लेके खड़े हो गए, बहुत कुछ है, इन बिल्कुल। डेप्थ है। इसमें मेरा ये मानना है सर कि ना स्टोरी टेलिंग की पावर बहुत बड़ी है। कैमरा लाइट ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं जैसे फिल्म मेकिंग, ऑफ कोर्स आप उसकी जितनी मर्जी डेप्थ तक चली जाइए, बट अगर आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है। आपने कुछ मैं सोशल मीडिया जो मैं देखता हूँ उसमें एक राजस्थान से लड़का है, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या है, बट उसकी वीडियोस बहुत वायरल जाती है। वो ना छोटी छोटी वीडियोस बनाता है। अच्छा। और वो मतलब जनरल टॉपिक्स पे ही बनाएगा, यारी दोस्ती पे या मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ों पे, बट क्रिस्प वीडियो होगी। बट उसके शेयर्स आप देखना, बहुत शेयर्स होते हैं। उसकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। फोन से शूट कर रहा है, एडिट बेसिक कर रहा है, बट उसकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। अब मान लीजिए उसके पास वो कला आ गई, लेकिन स्टिल जो देखने वाला उसको पता है यार ये एक्ट कर रहा है ना, वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो इतने मतलब ट्रू नहीं है, बट उसकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी, तो वो चीज़ चलती है। तो स्टोरी टेलिंग के लिए बड़े इक्विपमेंट या इन चीज़ों की नीड नहीं पड़ती। इन चीज़ों की नीड पड़ती है जब आप सिनेमा लेवल तक उसको लेकर के जाएं कि आप इमर्सिव एक्सपीरियंस डाल दें। आपको एक कहानी कहना और एक किसी बंदे को कहानी के अंदर डुबा देना, दोनों चीज़ों में यही फ़र्क है। तो जब आप इन्फ्लुएंसर हैं या मान लीजिए आप सोशल मीडिया पे काम करें तो आपके ऊपर वो बोझ नहीं है कि यार मुझे किसी को उसके अंदर डुबाना है, क्योंकि वो स्वाइप हो जाएगा 10-15 सेकंड के बाद या 30 सेकंड के बाद। लेकिन किसी को 2.5 घंटे कुर्सी पे बैठाए रखना और ऐसे बैठाए रखना कि वो हिले ना, वो उसके लिए फिर अपने को ये सब चीज़ चाहिए कि लाइट चाहिए, कैमरा वैसा चाहिए। सारी तो आई थिंक स्टोरी टेलिंग डजंट नीड एनी टेक्निकल नॉलेज, वो तो कोई भी करे और वो अच्छी चीज़ है। बल्कि स्टोरी टेलिंग सबसे बड़ी पावर है। आप ज़्यादा लाइटें तामझाम वामझाम लगा के भी स्टोरी टेलिंग ना आती हो तो फिर बर्बाद ही है पैसा, प्रोड्यूसर का पैसा ऐसे ही वेस्ट होता है। तो स्टोरी टेलिंग तो मेन पावर है जहाँ से शुरू करते हैं। तो अगर किसी के अंदर वो पावर आ जाती है तो आई थिंक उसके बाद फिर उसको अपने आप को डेवलप करना चाहिए कि वो फोकस करे लाइटिंग पे, कैमरे पे, इन चीज़ों पे। तो ठीक है, मतलब जैसे आप इतना एफर्ट लगाते हैं, मैंने आपके साथ भी चीज़ें देखी है और इवन जितने भी लोगों के साथ मैं मिलता हूँ जो एक लेवल से ऊपर बढ़ जाते हैं वो बहुत फिर एफर्ट लगाना शुरू करते हैं कि यार ठीक है अब हम पॉपुलर भी हुए, हमारा कंटेंट भी चला, चीज़ें भी चली, बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई अब हम ऐसे ही रहेंगे। हम चीज़ों को और इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि इमर्सिव एक्सपीरियंस दे पाए लोगों को, बिल्कुल सूदिंग एक्सपीरियंस दे पाए। तो उसके लिए फिर आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। सर, आपको कभी नहीं लगता है कि मतलब कभी आपको ऐसा लगा कि आने वाले टाइम पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी एक इंस्टीट्यूट्स होना चाहिए? इंस्टीट्यूट की मेरे ख्याल में नीड नहीं है सर। इंस्टीट्यूट की नीड अभी नहीं है, आगे आने वाले टाइम में हो सकती है, बट आई थिंक ऑनलाइन कोर्सेज की नीड ज़रूर है। और मैं अभी कर रहा हूँ एक चीज़ डेवलप, हालांकि मैं इसको रिवील नहीं करना चाहता ज़्यादा लेवल पे, बट मैं एक ऐसी चीज़ डेवलप कर रहा हूँ जो कि इस चीज़ में काम आएगी। बिकॉज अभी मैंने अपना सोशल मीडिया भी ग्रो किया है, बहुत काम किया है, तो मैंने पावर समझी कि किस तरीके से ना आप किसी को और ज़्यादा लोगों तक आप रीच आउट कर सकते हो। उसका एक पैटर्न है ना, लोग उसको एल्गोरिदम का नाम भी देते हैं, बट एक्चुअल में दैट इज़ नो फोन एल्गोरिदम। वो एक ह्यूमन एल्गोरिदम है। इंसान के स्ट्रक्चर को, उसकी भावनाओं को अगर आप समझते हैं तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मुझे लगता है उसकी ज़रूरत बहुत है। उसका रीज़न ये कि ना इवन बिग ब्रांड जो मार्केटिंग कर रहे हैं इस टाइम पर सोशल मीडिया पर, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है न्यू आर्टिस्ट के लिए। जो बच्चे अभी तक फिल्मों में जाना चाहते हैं, गानों की वीडियोस बनाना चाहते हैं, उनको आई थिंक उनको काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा चीज़ें और काफ़ी को शायद अभी नहीं पता, बट आई थिंक सोशल मीडिया इज़ द बिग थिंग फॉर फिल्म मेकर्स। ऑफ कोर्स इट इज। फिल्म मेकर्स की जो एक्चुअल पावर है, जो आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर वो सोशल मीडिया में और आ जाए तो बहुत लोगों को जॉब्स तो मिलेंगी ऑफ कोर्स, और उसके अलावा जो है बहुत लोगों को बहुत कुछ करने का मौका मिल जाएगा, मतलब अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल जाएगा। तो लोगों को जाना चाहिए इस तरफ। बिल्कुल। और मैंने शुरू किया है, मैं चीज़ कर रहा हूँ अभी, देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ इसी साल में लॉन्च करूँ।
एक ऐसी चीज जो कि बहुत बेनिफिट करेगी फिल्म मेकर्स को जो सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं। क्या बात है। इन्फ्लुएंसर्स को मैं इन्फ्लुएंसर बनना नहीं सिखाऊंगा उसके अंदर। फिल्म मेकर सोशल मीडिया पर कैसे ग्रो कर सकते हैं वो बताऊंगा कि आप फिल्म मेकिंग कैसे कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर, सो नाइस ऑफ यू। सर मुझे आप ये बताइए कि कोई वीडियो एडिटिंग या वीएफएक्स सीख के बॉलीवुड तक जा सकता है या हॉलीवुड तक जा सकता है? हॉलीवुड में जा के सकता है सर, गए हुए हैं हमारे खुद के, मेरे खुद के दोस्त गए हुए हैं और हमारे खुद के बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉलीवुड तक तो गए हुए हैं। एक लड़का है वो तो अभी मुंबई में इवन अपना स्टूडियो भी स्टैब्लिश कर रहा है। तो काफ़ी लोग हैं जो हम मेरे मतलब दायरे में ही है जो मुझे पता है जो उस लेवल तक पहुंचे हैं, तो ऑफकोर्स जा सकते हैं सर, इतना मुश्किल नहीं है। मैं तो आपको बताऊंगा मतलब ये फीलिंग ऐसी होती है जैसे जब हमारा पहला गाना टीवी पे आया या जब हमने देखा कि यार हमारे इतने लाइक्स आ रहे जो हमने काम किया उसके ऊपर या लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स खुद को यकीन नहीं होता बिकॉज मैक्सिमम बंदा इस देश का ऐसा है जो एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है जिसको अभी वाला नहीं बोलूंगा, अपनी जनरेशन बोल रहा हूँ जो मतलब मेरी जनरेशन है कि हम लोग गांव से या वैसे आए तो हमने फिल्मों को ऐसे देखा होता कि यार ये तो मतलब फिल्म वाले लोग हैं, वैसा टाइप रहता है कि एक बहुत है ना दायरा वो महसूस होता है। और मैं आपको बताऊंगा मैंने इसमें मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आई जब मैंने गांव में जाके शूट किया। मैंने अपने गांव जाके शूट की थी जो फिल्म अभी हमने शूट की, मेरे गांव में शूट हुई है वो। हाँ मतलब मैक्सिमम पार्ट उसका 70% तक। तो वहाँ पे गांव के लोग जिस वे से वो मुझे देख रहे थे तो वो मैं वैसे महसूस कर रहा था कि यार अगर मैं किसी को देखूंगा अगर फिल्म वाले बंदे को तो मैं कैसे देखूंगा। तो मुझे बहुत प्यारा लगा वो चीज़ कि हाँ यार शायद मैंने कुछ अचीव किया लाइफ में। तो वो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मतलब जिसको बोलोगे ना कि मेरे लिए एक बिलीविंग पॉइंट था कि हाँ यार अगर मैं ये किसी की नज़रों में ये चीज़ ला सकता हूँ कि उसके दिल में ऐसी कोई चीज़ है ना भावना जगा सकता हूँ तो फिर कुछ भी कर सकता है कोई भी इंसान। तो ऑफकोर्स अगर आपका पैशन है, आपका टैलेंट है तो और आपका मन है, अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो। इवन बॉलीवुड हॉलीवुड कोई ज़्यादा दूर नहीं है चीज़। मैं 2003 में अपनी बहन और मम्मा के साथ गया था मुंबई जी। तो जब वापस आया तो मेरे से दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि शूटिंग देगा जी जी जी। मैं वही फील कर पा रहा हूँ कि लोग पहले मतलब ये तो 2003 की बात है। जब 1980 में मेरे पापा अपने जवानी में जब गए होंगे तो उनको क्या लगता होगा कि यार मुंबई आए हैं और शूट ना देखें, वापस कैसे चले जाए, लोग क्या कहेंगे। जी 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 वो तो फेमस है, गढ़ है बिल्कुल फिल्म मेकिंग का। जी। तो आज के टाइम पे तो शूट बहुत जगह हो रहा है और मे बी इसका एक रीजन ये है कि आज के टाइम पे हर किसी के पास कैमरा है, लेकिन किन इक्विपमेंट्स का होना बहुत जरूरी है सही शूट करने के लिए, वो बताओ। सही शूट करने के लिए सर इक्विपमेंट कोई भी हो चल जाएगा, बट एक लेवल पे पहुंचने के बाद फिर इक्विपमेंट का जो है नीड पड़नी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपसे पहले बात की, तो शुरू अगर कोई कर रहा है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आप जो मर्जी इक्विपमेंट खरीदो जो आपके बजट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जब आपको लगे कि भाई अब मेरा टैलेंट इस इक्विपमेंट से बाहर निकल गया, अब ये इक्विपमेंट संभाल नहीं पा रहा मेरे टैलेंट को या मेरी स्किल को, या जो मैं रिजल्ट निकालना चाहता हूँ नहीं निकल रहा इससे, फिर आपको एक अच्छे गियर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो शुरू आप कर सकते हैं एक अच्छे कैमरा, एक अच्छे लेंस से। उसमें आप लेंस को प्रायोरिटी दो रादर देन कि आप कैमरा को, बिकॉज आपको शूट उससे करना है। उसका रीजन मैं लाइटिंग पहले इसलिए नहीं बोल रहा, हालांकि लाइटिंग इज द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। लाइटिंग में इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज लाइटिंग को सीखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और दूसरा है कि आप लाइटिंग मुझे नहीं पता कितना करोगे, नेचुरल बाहर जाने के बाद लाइटिंग फेल हो जाती है बाहर, तो फिर नेचुरली शूट करना है। तो शुरू आप अच्छे कैमरा से करो, उसके बाद आप फिर जब आपको लगे हाँ मैं आउटडोर का सारा कुछ सीख चुका हूँ, फोटोग्राफी के प्रिंसिपल सीख चुका हूँ, फ्रेमिंग कैसे करनी है, मुझे टेक्सचर्स का नॉलेज आ गया है, मुझे बैलेंस पता चल गया, लीडिंग लाइन्स पता चल गया, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे पता चल गई है, मैं अच्छी फोटोग्राफी करने लग गया हूँ, वीडियो शूट करने लग गया हूँ, देन फिर आप एक गिम्बल खरीद सकते हैं अच्छी, जो आपके कैमरा मूवमेंट्स को स्मूथ कर दे, आप और सिनेमैटिक शॉट्स ले सको। फिर जब आप इससे ऊपर बढ़े फिर आप एक अच्छा लाइट किट जो है वो खरीद सकते हैं, तो जिससे कि फिर आप इंडोर में अच्छा काम कर सकें, मूड एंड फील बना सकें। और अगर आप ये तब है जब आप विदाउट डायलॉग्स वाली चीज़ें शूट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप वेडिंग शूट करते हैं या फिर आप म्यूजिक वीडियो शूट करते हैं जहाँ पे साउंड बनाया है या फिर आपको साउंड लगाना है। बट अगर आप अदर साइड ऑफ फिल्म मेकिंग जाएंगे या फिर अदर साइड ऑफ सोशल मीडिया इन चीज़ों में जाएंगे जहाँ पे डायलॉग्स का काम है, जैसे हम बैठे हैं, तो एक अच्छे माइक पे इन्वेस्ट करें, कैमरा से पहले माइक पे इन्वेस्ट करें। अगर ऑडियो अच्छी है तो वीडियो और अच्छी लगेगी। यूजुअली ऑडियो 60-70% पार्ट होता है एक वीडियो का। अगर आवाज़ बेकार है, वीडियो अच्छी है तो कोई फायदा नहीं, आवाज़ अच्छी है वीडियो ठीक ठीक है तो चल जाएगा स्टिल। तो आप ऑडियो गियर पे अच्छा इन्वेस्ट करें। काफ़ी कंपनी के माइक्स हैं, अभी इधर लगा हुआ है, श्योर बोल देता मैं किसी और कंपनी का नाम लूंगा, ठीक है, किसी नहीं, काफ़ी कंपनीज है, श्योर है, रोड है, और सस्ती कंपनीज भी हैं वो भी बनाती हैं माइक्स। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट आई थिंक अगर कोई इन्वेस्ट करने लगा है तो फिर बजट नहीं देखना चाहिए। स्टार्टिंग में आप एक अच्छा, जितना आपका मैक्सिमम आप स्ट्रेच कर सकते हो उस हिसाब से आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर लो। रीजन बिंग फिर आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ ना बेनिफिट देगी और आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, जी, यहाँ से भी
और यहाँ यहाँ से से भी। बिल्कुल सर। मतलब नॉलेज भी चाहिए आपको, अपग्रेड हमेशा करते रहो और गियर्स आपको करना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल। हमने स्टार्ट किया था तो हमने 150 रुपए का माइक लिया था। फिर उसके बाद हमने कम से कम, मुझे लगता है आज तक लाइफ में मैंने 40-41 आराम से माइक्स चेंज कर चुके होंगे। शुरुआत जब वो वाले माइक, मोबाइल वाले भी माइक यूज किए, जी जी 150 वाला भी माइक यूज किया, ठीक है। जी। जैसे जैसे लोगों का प्यार आता गया, हाँ हाँ बिल्कुल। हम अपग्रेड करते गए अपने और आप वो को। चीज़, यही चीज़ है सर, जैसे मैंने आपसे पहले ही बात की थी ना कि जो इंसान इन्वेस्ट करता है फिर अपने आर्ट के अंदर, वो ग्रो करता है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार सस्ता खरीदा ठीक है, अब पैसा आ गया तो मैं पैसे से अब कुछ और खरीद लूँ, मैं महंगा फ़ोन खरीद लूँ, कुछ और खरीद लूँ, इधर-उधर इन्वेस्ट कर दूँ। उससे पहले आई थिंक आपको अपने गियर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जो चीज़ आपको इनकम दे रही है। जैसे हम बात भी कर रहे थे कि मकान से पहले दुकान ज़रूरी होती है यूजुअली। तो ये एक बहुत अच्छी फिलॉसफी है। अगर आप देखिए, एक स्किल होना और एक स्किल से कोई चीज़ को डेवलप करना वो डिफरेंट है। बिज़नेस इज़ अ डिफरेंट थिंग, आर्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसको मर्ज करना जिसको आता है वो अच्छा है। और ये सिर्फ मैं बिज़नेस के लिए नहीं बोला, सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं बोल रहा, इवन ये जॉब के लिए भी है, फ्रीलांसिंग के लिए भी है, सब लोगों के लिए है। आप अगर अपने अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अपने स्किल के अंदर, अपने टैलेंट के अंदर, उसमें इक्विपमेंट्स भी आ गए और खुद भी आ गया, तो आप ग्रो करते हो। नहीं इन्वेस्ट करते हो, सिर्फ मज़े मस्ती वाली चीज़ों में ही पैसा खर्चे जाएँगे अगर हम, तो वो घूम फिर के वो आपको इतना बेनिफिट नहीं देगी। एक टाइम तक मज़ा आएगा। वो मैंने कहीं पोस्ट भी देखी थी कि द रोड टू हेवन लुक्स लाइक हेल एंड द रोड टू हेल लुक्स लाइक हेवन। कि जब है ना, नर्क का रास्ता जो है वो स्वर्ग जैसा लगता है कि मौज ही मौज चल रही है, पर जाके फिर एकदम बर्बाद होता है आदमी। हाँ। तो आई थिंक एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सेंसिबल रहना बहुत ज़रूरी है, अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वीएफएक्स जी। सीखने के बाद क्या करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं? वीएफएक्स सीखने के बाद आज के टाइम पे तो सर मौज है बंदे की, वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। मैंने ना एडिटिंग का इवन बहुत स्कोप है, वीएफएक्स से ज़्यादा भी मैं बोलूँगा कि एडिटिंग के मेरे पास क्वेरीज बहुत हैं। अब मैं अगर ज़्यादा अर्निंग या उसके मामले में बात करें तो ऑफ कोर्स वीएफएक्स इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको शॉर्ट टाइम में अगर आपको चाहिए तो आई थिंक एडिटिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। क्योंकि एडिटिंग की मेरे पास आप समझ लो डेली एक दो क्वेरीज आ जाती है सोशल मीडिया से कि कोई ना किसी को चाहिए। मतलब पिछले अभी 6 महीने में आप समझ लो हद से ज़्यादा क्वेरीज पड़ी हैं। मतलब मेरे पास आर्टिस्ट कम है, क्वेरीज ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, कि हमें एडिटर चाहिए या फिर हमें है ना क्रिएटिव पर्सन चाहिए। तो वीएफएक्स के बाद तो आपकी ऑप्शन खुल जाएगा। आप आई थिंक आपको एडिटिंग प्लस वीएफएक्स सीखना चाहिए, क्योंकि आपको स्टोरी टेलिंग भी आएगी फिर। और इवन हमारा जो एडिटिंग का भी कोर्स है 6 महीने वाला भी, उसमें भी हमने कुछ वीएफएक्स का पार्ट रखा हुआ है, मतलब आफ्टरवर्ड्स रखा हुआ ताकि आप वीएफएक्स भी सीख सकें। तो वीएफएक्स के बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली सोशल मीडिया से रिलेटेड जल्दी वाली अपॉर्चुनिटीज़। और अगर आपको हायर लेवल पे जाना है तो आप हॉलीवुड तक, एक अगर स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं एक अच्छे लेवल की, तो आप हॉलीवुड तक जा सकते हो। बॉलीवुड आप बहुत इजीली जा सकते हो, क्योंकि आजकल बॉलीवुड में जॉब बहुत इजीली वीएफएक्स की आपको मिलेगी, बिकॉज अभी ये इंडस्ट्री, पहले था ये इंडस्ट्री एक्सप्लोड हो रही है, अब ये एक्सप्लोड हो चुकी है। मेरे ख्याल में पिछले साल की जो भी पॉपुलर मूवीज होंगी, जितने भी आप नाम लोगे, कोई ऐसी मूवी नहीं हुई जिसमें वीएफएक्स ना यूज हो। पहले थोड़ा ऐसा था कि हाँ 50-50 चलता था, अभी तो 100% होगा कहीं ना कहीं विजुअल इफेक्ट जो यूज हो रहा है। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग कि अच्छा करियर ऑप्शन है कोई अगर चूज करना चाहिए। बट टैलेंट बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और टैलेंट मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम्हारे अंदर होना चाहिए, आप डेवलप भी कर सकते हो। स्किल और टैलेंट डेवलप किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि पैशन है, मैं रुका रहूँगा भाई 3-4 साल में, अगर कुछ भी नहीं बना तो भी मैं टिका रहूँगा, मैं अपनी स्किल को उस लेवल तक लेकर के जाऊँगा, तो फिर आप आएँ इस इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे 6 महीने आया और बस मौज करूँगा, फिर ऐसा नहीं होता। पर खुद पे भी काम करना ज़रूरी है ना। मैंने अब आई एम इन द 11th ईयर ऑफ माय फिल्म मेकिंग। तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी चीज़ बना सकता हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं फिल्म भी अभी मैंने जैसे प्रोड्यूस की है, और मैं स्टूडेंट्स को भी पैसे देता हूँ कि यार आप कुछ बनाओ। इवन हमारी आर्ट डायरेक्शन की क्लास होती है, उसमें मैं बजट असाइन करता हूँ। 5,000 उनको बजट मिलता है सेट बनाने का, कि हाँ तुम्हें पैसे मैं दूंगा, तुम सेट बनाओ। तो अब ऐसी चीज़ें हो जाती है। बट आई थिंक उसके लिए पहले आपको पैशनेट होना ज़रूरी है, कि अगर आप पैशनेट हो तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। लोग खुद बुलाएंगे आपको कि भाई आ जाओ। आपको खुद पता है सर, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपको चाहिए तगड़े बंदे कि जो मेरा बिजनेस, मेरा काम संभाल सके, मेरे बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल लेकर के जाएं, चीज़ें बना सकें। तो आई थिंक ये सबकी नीड है, मेरी खुद की नीड है। मैं फिल्म मेकिंग में होकर के मुझे चाहिए कि हाँ भाई बेस्ट से बेस्ट बंदा जो है मेरे लिए काम करे, तो रहता ही है। मेरे लिए तो बेस्ट का डेफिनेशन एक ही है, जो अपने काम को पूजा समझे। बिल्कुल सर, कर्म ही धर्म है, ये तो सबसे बड़ा जो है एक मंत्र है। किसी को पता चल जाए तो उसकी मतलब पूरी जिंदगी जो है वो सही। मैं ये समझता हूँ, आप कुछ भी करिए, अगर आप मोची भी हो ना जी, मन लगा करो। मोची कंपनी भी है। हाँ, मैं वही बोलने वाला था अभी आपको कि मोची कंपनी भी है जी। सो बड़ा अच्छा है। अभी एक ब्रांड बहुत ब्रांड एक वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, मैंने देखा था चमार फर्नीचर। ओके।
मतलब नहीं, चमार वो लेदर का कुछ बनाते हैं और Okay. उन्होंने कुर्सी बनाया 10 लाख रुपए में, अच्छा, चमार ब्रांड का। ओके। मैं देख के मैं ऐसे कर रहा हूँ, भाई क्या बात है, इसको बोलते हैं टैलेंट। जी, जी, जी। इसको बोलते हैं कि यार देखो, आप जो कर रहे हो ना, मन लगा करो, बिल्कुल, बिल्कुल। सफलता आपको जरूर मिलेगी। हुँ, तो सर, मैंने सुना कि आपने डिवाइन के साथ काम किया, जी। आपने सिद्धू मूसेवाले के साथ काम जी, किया, सर। आपने नेहा कक्कड़ जी के साथ काम किया, जी, सर। आपने परमीश भाई के साथ काम सबके साथ जी हाँ, सर अब ऐसे नाम ले लेके ना हम नर्वस किया। जी, 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 किया है सर सो सबके साथ जी। मतलब ये बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए एज लेमैन, हुँ, कि मैं उनके साथ बैठा हूँ हुँ, जो इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ। आज सिद्धू मूसेवाले का नाम हम जब लेते हैं तो पूरा जी। पंजाब, पूरा पंजाब ही नहीं, पूरा मैं समझता हूँ कि पूरा इंडिया उनके जी। साथ खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। सो इंटरनेशनली भी आई थिंक सर। इंटरनेशनली जी, ऑफ कोर्स। सो ऐसे आर्टिस्ट, सिद्धू मूसेवाले जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना बहुत अपने आप में बड़ी सौभाग्य की बात है। जी। सो उनके साथ आपने जब काम किया तो आपको कैसा लगा और कैसे आपको काम मिला? सर काम पहले तो ये चीज़ है कि नसीब है हमारे अच्छे कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। ये इवन अभी उनके देहांत के बाद भी एक हमने प्रोजेक्ट किया था चोरनी नाम से, और मेरा नाम 2 प्रोजेक्ट हमने किए थे, बट चोरनी में हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी काम किया था वीएफएक्स पे और है ना प्रोडक्शन के ऊपर, शूट के टाइम पर। तो वहाँ पर मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं कितना लकी हूँ या मुझे कितनी अच्छा ऑप्शन मिला, बिकॉज़ काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे ये बोला काम करने के बाद कि सर, मतलब उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि सर हमारा सपना आपने पूरा कर दिया कि हम सिद्धू भाई के लिए काम कर पाए। तो ड्रीम है बहुत लोगों का कि वो सिद्धू मूसेवाले के लिए काम करते थे, और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि भाई मुझे जब वो जीवित थे तो उनके जीवन काल में उनके साथ काम करने का, उनको देखने का मौका मिला और उनसे कुछ सीखने का मौका मिला। तो अब मैं आपके क्वेश्चन पे आऊँगा कि कैसा लगा और है ना क्या चीज़ मुझे सीखने को मिली। आई थिंक पहली जो चीज़ मैंने सीखी दैट वाज़ कि आप कितना भी बड़ा आप हो जाएँ, कितने भी आप फ़ेमस हो जाएँ या फिर आपकी कोई भी पावर हो, बट आपसे कोई छोटा या कोई बड़ा ऐसे नहीं है, आप हम्बल रहें। ये क्वालिटी आप में भी है सर। दिस इज़ वन ऑफ योर, मैं बोलूँगा बेस्ट क्वालिटीज़, कि जब मैं आपसे कभी भी मिलता हूँ तो मुझे ऐसे फ़ील होता है कि हाँ यार, मतलब आपका लेवल ऑफ स्किल बहुत बहुत बड़ा है, बहुत ऊँचा है। बट आपसे मिलता हूँ तो कभी ऐसे फ़ील नहीं होता कि हाँ, शायद आपको उस चीज़ का कोई घमंड है या वो चीज़ का मान है। आई थिंक यू आर वेरी वेरी पोलाइट एंड हम्बल। तो सिद्धू के साथ भी सेम चीज़ था। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोलाइट, ही वाज़ वन ऑफ द मोस्ट पोलाइट पीपल एंड आर्टिस्ट इन द इंडस्ट्री। और जेनुइनली अगर आपको मैं बताऊँ तो उसको जो उन्होंने कभी छोटे-बड़े का भेद नहीं किया। वो अपने जो उनके गनमैन थे या उनके ड्राइवर हैं, कोई भी, हम सब वो खाना खाया उन्होंने सामने, ऐसे साथ में खड़े हुए, शूट के चलते अच्छा। वो साथ में खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं। हमसे बात कर रहे हैं तो हमसे ऐसे नहीं कि भई वो किसी अकड़ में बात कर रहे हैं, बहुत पोलाइटली हँस-खेल के बात कर रहे हैं। बाकी आर्टिस्ट का जब हमने काम किया, मैं ये नहीं बोलूँगा बाकी सारे अकड़ू हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अच्छे ही होते हैं, बट सही बताऊं, जी। अभी सिद्धू मूसेवाले की बात हो रही तो आंखों में आंसू आ रहे हैं। जी। मतलब मैंने तो उनके बहुत ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन लोगों का प्यार ऐसा समझ में आता है कि ऐसे व्यक्ति से जी। काश मैं भी मिला होता। आई थिंक जो मुझे जो फ़ील होता है इसका रीज़न सर ये है कि ना, उनकी जो जर्नी है ना, या उनका जो 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 उनका चेंज आया लाइफ़ में, फ्रॉम, जिसको बोलते हैं ना 0 टू 100, जो उनका गाना भी है 0 टू 100, फ्रॉम रैग्स टू रिचेज़ जिसको बोलते हैं। आई थिंक वो ना हर इंसान रिलेट करता है उस चीज़ से कि यार ये ऐसा बंदा फ़ेमस होना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हाँ, ये बंदा फ़ेमस हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि यार ये मेरे जैसा बंदा है और ये फ़ेमस हो रहा है, तो यार हाँ, मैं फ़ेमस हो रहा हूँ। वो उसके अंदर खुद को देखते हैं। काफ़ी लोग, मतलब मेजॉरिटी जो उनके ऑडियंसेस है, दैट इज़ दिस कि ये इंसान मेरे जैसा है। और वो तभी हो पाए, जैसे मैंने आपको बताया ना, बिकॉज़ वो वैसे बिहेव करते हैं जैसे आप और मैं बिहेव करेंगे। नॉर्मल जो लोग हैं जिस वे से वो करेंगे, वो स्टारडम और वो सुपरस्टार वाला वो चीज़ नहीं है कि यार। और लोग पूछते हैं सर, मतलब आपको पता है इंडिया में क्रिकेटर्स और बॉलीवुड, मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री, और इन 2 लोगों को लोग पूछते हैं। तो सिंगर्स भी आप उसी कैटेगरी में आप डालोगे ना, और जिनको लोग एक स्टार मानते हैं। तो उस कैलिबर का बंदा अगर उस वे से रहता है तो आई थिंक एक सुपर पावर ही है वो भी। सिद्धू और डिवाइन दोनों जी, चोरनी में सिद्धू और उनके डिवाइन। मरणों पर हाँ, हाँ, उनके डेथ के बाद। जी, डेथ के बाद ये गाना रिलीज़ हुआ और उसमें हमने डीपफेक किया था, जिसमें कि सर, हाँ, मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला था जी। कि सिद्धू मूसे जी के जाने के बाद जी। आपने उनका गाना बनाया हाँ जी। और बहुत हिट सॉन्ग, हाँ जी, हाँ जी। कैसे? सर गाना तो हिट सिद्धू भाई की वज़ह से ही होता है। उसमें मैं हुँ। जेन्युइनली बताऊँ, चाहे कोई भी म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो, कोई भी वीडियो वाला बंदा हो, किसी का कोई, उनके गाने हिट होने में किसी का रोल नहीं है। दैट इज़ टोटली सिद्धू मूसेवाला। वी आर नॉट इवन 1% ऑफ दैट। नहीं, दैट इज़ बिल्कुल सिद्धू सही बात है। मूसेवाला। बट जैसे मैंने आपको बोला, काम हमने किया और हमारे लिए चैलेंज ये था कि उनको रिप्रेज़ेंट करना है। हमने मेरा ना एक गाना था उनका, जब डेथ के जो जस्ट बाद एक रिलीज़ हुआ था, पहला गाना जो मतलब रिलीज़ हुआ था उनका, उसके बाद उसकी वीडियो रिलीज़ हुई थी, तो वो हमने करी थी। फिर चोरनी दूसरा था जिसमें हमने किया था काम। तो
मतलब इससे डिफरेंट, अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, अब तो मतलब अब वो वाला काम नहीं है कि हाँ कुछ क्रिएटिव करने को मिलेगा, अब ज़्यादा ऐसे रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें निभानी है। तो इसमें वीएफएक्स यूज होता है? वीएफएक्स यूज़ होता है सर, वीएफएक्स ही यूज़ होता है, और बहुत कुछ करना पड़ता है सर, मतलब पुरानी फुटेजेस भी देखनी पड़ती हैं, नया शूट भी उसी वजह से करना पड़ता है ताकि चीज़ें मैच हो पाएँ प्रॉपर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक गलत रिप्रेजेंटेशन ना हो। इवन अभी तो आपको पता है पंजाब में भी लॉज वगैरह भी काफ़ी चेंज हो गए हैं गानों को लेकर, कि आप गन्स वगैरह ज़्यादा नहीं दिखा सकते, अच्छा। शो ऑफ नहीं कर सकते गन्स का, तो स्टोरी टेलिंग भी फिर उसी वजह से करनी पड़ती है। जैसे चोरनी में जो स्टोरी टेलिंग थी, दैट वाज हमने गन्स दिखाई है, मतलब गोलियां वोलियां चली, सब कुछ दिखाया, बट दैट वाज इन द स्टोरी की उसमें आर्मी है जो शूट कर रही है, सिद्धू आर्मी है वो शूट कर रही है, सामने से कुछ और लोग आ रहे हैं जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, जिसमें था कि फेक मीडिया है और ऐसे है, तो थ्रू स्टोरी टेलिंग वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। और ऑफ कोर्स सिद्धू भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है कि है ना, वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, तो ठीक है। बट आई थिंक कमिंग टू द मेजर पार्ट ये है कि वी आर ब्लेस्ड टू वर्क विद हिम, और अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिली है, उसके लिए भी हम ब्लेस्ड ही फील करते हैं कि हमें वो चीज़ मिली है, और आई थिंक नेवर एंडिंग लेगेसी है। मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ सर, मुझे ना बहुत जैसे हम जब सिद्धू भाई की डेथ हुई तो सब लोगों को ना 101% हर बंदे के दिल में ये था कि यार ये बंदा मरा नहीं है, ये बंदा अब हमेशा के लिए जी गया, मतलब ये गया नहीं, अब ये नहीं जाएगा, ये जाएगा नहीं अब किसी के दिल से, जहाँ बैठ गए वहां बस अब ये दिलों में बस गया। तो जो भी लोग उनको प्यार करते हैं ना उनको, पर हमेशा जब जैसे कोई इंसान अब आपके सामने फिजिकली नहीं है तो आप चाहते हो कि यार उसको देखें, आप फिर आप मेमोरी सोचते हो कि हाँ यार मेरे बच्चों को, तो मैं मेरे बच्चों को बताऊंगा कि यार सिद्धू था, और है ना उसके गाने सुनेगा वो, तो उसको हम कहानी सुनाएंगे कि है ना वो कैसा था, उसका हमने कैसे काम किया, या जो नहीं भी मिले वो भी बताएंगे कि यार सिद्धू का बहुत नाम होता था। जैसे चमकीला मूवी आई, चमकीले का बड़ा है ना डिस्कशन होता है। तो मेरे ऑफिस में हमारे एक स्टाफ है, उनकी बच्ची आई थी छोटी सी, तो मैं उसको गोदी में, अब हमने एक ना वॉल बनाई हुई है, उसमें हमने अपने सारी फोटोज रखी हुई जो हमने काम किया है, उसके बीटीएस की फोटोज लगी हुई है, तो उसको बच्ची को मैंने गोदी में उठाया था, और उसने ऐसे उंगली करके एक फोटो की तरफ बोला कि ये कौन है, सिद्धू मूसेवाले की पॉइंट किया उसने, और मेरे को ना सर गूज़बम्प्स आ गए। मैंने कहा यार ये ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं फ्यूचर जी रहा हूँ, कि जैसे होता है ना कि फ्यूचर में बच्चे पूछेंगे कि पापा ये कौन है, ये कौन था जिसका आपने काम किया, तो मैंने कहा यार होता है ना सर वो, तो मुझे इतना अजीब लगा, मैंने कहा यार क्या बात है। तो ये ना छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अंदाजा देती है कि भाई ये चीज कभी, मतलब ही विल नेवर डाई सर, वो लाइफ लॉन्ग हो गया, वो हमेशा के लिए बस हिस्ट्री में जिसको बोलते हैं ना सुनहरे अक्षरों में लिखा बिल्कुल है। सही बात है सर, जी उनके प्यार करने वालों के लिए भी और सबके लिए। अच्छा जी। मुझे एक चीज बताइए कि सिद्धू मूसेवाले का अभी और कोई फ्यूचर सॉन्ग आप लेके आने वाले हो? सर सिद्धू भाई के साथ यही चीज होती है कि हम कुछ बोल नहीं सकते कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, बहुत कुछ जी ध्यान में रखना हाँ पड़ता है। हाँ, नहीं मतलब बता नहीं सकते इन द सेंस ये होता है कि अभी मैं कुछ बोल जाऊँ, कमिट कर दूं, गाना डिले हो जाए, या फिर जो जिन जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं वो बोले यार ये चीज़ नहीं रिवील करनी थी, ऐसा कुछ नहीं बोलना था, तो आई थिंक दैट विल बी समथिंग कि फ्यूचर के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बट हाँ ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि गाने एक दो मैंने ऐसे सुने जो अभी नहीं रिलीज हैं, तो हैं चीज़ें, मतलब बहुत गाने आएंगे उनके फादर ने बोला है हर 6 महीने में कोई गाना ऑफकोर्स रिलीज करेंगे, तो उनके बहुत गाने जो भी बचे हैं, तो काफ़ी सालों तक तो ही विल लिव थ्रू हिज सॉन्ग्स ओनली। तो जब आप वीएफएक्स करते हैं तो जी। उसमें एक टर्म आता है सीजीआई। जी सर। सीजीआई क्या होता है? CGI इज कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, जो कि टोटली कंप्यूटर में बनाई गई चीज़ है। VFX इज विजुअल इफेक्ट्स, जिसमें आप चीज़ों को शूट करते हो, ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर सकते हैं, लाइव शूट कर सकते हैं, चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। CGI में आप कंप्यूटर से चीज़ों को जनरेट करते हो, VFX में भी कंप्यूटर यूज होता है, बट CGI में टोटली कंप्यूटर यूज होता है कि आप सारा कुछ जो है वो कंप्यूटर से ही चीज़ें बनाते हो। तो मान लीजिए जैसे ग्लास है, या फिर ये सोफा है, या माइक है, कोई भी चीज़ है जिसको आप बनाना चाहोगे, ये है ही नहीं मान लीजिए यहाँ पर, आपको उसको प्लेस करना है यहाँ पर, तो या तो आप इसकी कोई फोटो या वीडियो लगा सकते हो, या फिर आप इसको पूरा 3D में कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हो, लाइटिंग मैच कर सकते हो, तो वो CGI माना जाएगा कि ये कंप्यूटर से जनरेटेड चीज़ है। जी, तो ये इसको CGI बोलते हैं यूजुअली। अभी CGI बहुत पॉपुलर है, ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर हैं, अभी ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में एक मूवी बनी है जो कि ऑस्कर विनर है एनिमेशन में, तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही बन गया ब्लेंडर अब। वैसे पहले ब्लेंडर को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं बोलते थे सॉफ्टवेयर को, तो कोई भी अगर CGI में जाना चाहता है तो आई थिंक ही शुड यूज ब्लेंडर, एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। बाकी और भी सॉफ्टवेयर है, बट ब्लेंडर फ्री है, इजी टू यूज है, और अभी उसकी डिमांड और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। हमारे यहाँ अभी कुछ डॉक्टर्स, कुछ साइंटिस्ट आई गेस कि इस पे काम कर रहे हैं एक इमेजिनेशन पावर पे, जैसे कि मेरी माताजी नहीं है जी, लेकिन मैं अपनी माताजी से बात कर पाऊंगा, ओके, ऐसा कुछ पावर, या मेरे कोई मतलब मेरा भैया है इस समय मान लीजिए यूपी में इलाहाबाद में बैठे हुए हैं और मुझे बात करनी है। आज हम मोबाइल से तो बात कर ही सकते हैं, वीडियो से फेस टू फेस, लेकिन आने वाले टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि हम टच करेंगे और बात कर पाएंगे, जैसे मूवीज वगैरह में दिखाया गया कई बार। तो ये सब
जो दिखाया जाता है मूवीज वगैरह में इतनी हाई लेवल की चीजें सोचते हैं, सो ये एक्चुअल में कोई सोचता है या मतलब कैसे डायरेक्टर कैसे दिमाग में आता है? डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं सर। एक्चुअल में तो सब कुछ रिमिक्स है। जो सच्चाई है इस दुनिया की, दैट इज एवरीथिंग इज रिमिक्स। कोई भी हवा में से कोई चीज़ नहीं निकाल के लाता, रेफरेंसिंग होती है हर चीज़ की। कोई आप देखते हो चीज़, उसको मॉडिफाई करते हो। जैसे बोलते हैं ना, प्लेन है तो वो पंछी से बनाया, उसके डिज़ाइन को देख के। तो फिल्म मेकिंग में और आर्ट में भी सारा कुछ ऐसे ही होता है। आप खुद से कोई चीज़ नहीं बनाते, रेफरेंस यूज़ करते हैं। काफ़ी लोग रेफरेंस को डिट्टो कॉपी करते हैं, तो उसको कॉपी करना बोल देते हैं। वो स्टीव जॉब्स की एक लाइन है, पता नहीं स्टीव जॉब्स की किसकी है, मैं किसी को कोट नहीं करूंगा, बट ये है ना कि गुड आर्टिस्ट कॉपी एंड ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। तो स्टीलिंग का मतलब ये होता है कि मैं किसी चीज़ को कॉपी ना करके उसमें से कोई चीज़ चुरा लूँ बस। तो वो ऐसे होता है कि अब जैसे मुझे कोई फ्लावर है जो रेड कलर का यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं ये नहीं कि मैं एक फ्लावर बनाऊंगा रेड कलर का, मैं देखूंगा यार रेड कलर में कोई चीज़ अच्छी लगती है, उसका ये फील आता है, तो मैं किसी और चीज़ में कलर डालूंगा। फिर किसी चीज़ की मैं शेप देख लूंगा, इस पत्ते की शेप देखूंगा कि हाँ यार अगर इस पत्ते में वो रेड कलर डालूंगा तो कैसा होगा। तो मैंने रिमिक्स किया दो चीज़ों को। तो आर्ट में ऐसा ही है, जो भी चीज़ें आप देखते हो, जो भी चीज़ें बनती हैं, दे आर ऑल रिमिक्स। कोई इंसान, तो इसके लिए मैंने एक अच्छी टिप देना चाहूँगा सब लोगों को। आप लोग जितनी ज़्यादा चीज़ें देखोगे या फिर जितनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करोगे, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज उससे आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अगर मैं आपको बोलूंगा कि एक गाड़ी ड्रॉ करो, तो जैसी आपने गाड़ी देखी होगी वैसी ही ड्रॉ करोगे। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि यार कुछ गाना सुनाओ, तो उस भाषा में गाओगे जो भाषा आपको आती है। हाँ, तो जितनी चीजें आप एक्वायर करोगे अपने माइंड में, है ना, अपने थॉट्स के अंदर, वो ही क्रिएटिव आपको इनपुट देगा और उसी से आप कुछ चीजें क्रिएट कर पाओगे। तो ऐसे आपके आर्ट जो है वो ग्रो करेगा अगर आप काफी चीजों की नॉलेज रखोगे तो। इसीलिए कहते हैं कि जितना हो सके ट्रैवल करो, बिल्कुल सर, बिल्कुल, जाओ, विजिट करो। हाँ, आप अपने दायरे से बाहर निकलते हो। अच्छा, एक लाइव वीएफएक्स सुना है जी। तो लाइव वीएफएक्स क्या होता है? लाइव दो चीज़ें हैं सर। एक तो मैंने आपको स्पेशल इफेक्ट्स बताया कि डायरेक्टली जो है स्पेशल इफेक्ट्स ऑन सेट यूज होते हैं। लाइव वीएफएक्स टर्म मैंने भी आपसे पहली बार सुनी है कि लाइव वीएफएक्स नाम से कोई चीज़ है, बट वर्चुअल रियलिटी एक चीज़ होती है, वीआर जिसको हम बोलते हैं। और आज के टाइम पर स्क्रीन्स यूज होने लगी हैं वीएफएक्स के अंदर, जिसमें कि आप ऑन सेट वीएफएक्स करते हैं डायरेक्टली, जिसमें कि जो बैकग्राउंड आप सॉफ्टवेयर में बनाते हो बट शूट आप डायरेक्टली करते हो ऑन सेट। तो जी हाँ, वो वर्चुअल प्रोडक्शन है, वीपी वर्चुअल प्रोडक्शन में आ जाता है वो। तो उसमें आपका जो बैक स्क्रीन लगेगी पीछे, जैसे पहले फिल्मों में आपने देखा होगा गाड़ी चल रही है और पीछे स्क्रीन लगा दे जिसपे बैकग्राउंड चल रहा है, उसका हायर एंड वर्जन समझ लो, जो कैमरा के साथ इंटरेक्ट भी करता है। अगर कैमरा यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो जो बैकग्राउंड पे जो स्क्रीन है उसका विजुअल भी मूव करेगा अकॉर्डिंग टू उस कैमरा की मूवमेंट। तो आपको सही पैरेलैक्स, सही डायरेक्शन, सही मूवमेंट, सब कुछ सही मिलेगा, तो वो ज़्यादा इमर्सिव बन जाता है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो वीएफएक्स में आई है, जिसको वर्चुअल प्रोडक्शन बोलते हैं। कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, बट वर्चुअली, मतलब आप लोकेशन पे नहीं होकर के लोकेशन पे शूट कर रहे हो। आप उसमें स्नो की लोकेशन लगा सकते हो, थोड़ा स्नोफॉल वैसे कर सकते हो, तो काफी अच्छी चीज है वो। अक्सर डायरेक्टर पहले के टाइम पे ऐसे करते थे ना, ये जी फेस इधर, नहीं अभी भी करते हैं, मैं भी करता हूँ सर। तो ये एक्चुअली ये क्या है? ये सर ब्लॉकिंग के लिए होता है, फ्रेम के लिए। अब जैसे मुझे यहाँ कुछ सारा कुछ दिख रहा है, तो मुझे इसमें से मुझे पता है मेरे को शॉट कितना लेना है। तो हर एक कैमरा का जो लेंस है उसकी एक फोकल लेंथ है, कोई 35 mm है, कोई 85 mm है, कोई 50 है, कोई 24 है। तो जितनी फोकल लेंथ छोटी होती है उतना आपका फ्रेम वाइड हो जाता है। तो मान लीजिए अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ये 24-70 लेंस यहाँ पे यूज कर रहे हैं आप, तो 24-70 में दो फोकल लेंथ है, 24 और 70। तो 24 पे ये इतना वाइड दे रहा है, और जब 70 कर दोगे तो ये इतना क्लोज हो जाएगा। तो वो फ्रेम बनाने के लिए कि हायर, इसमें मैं 50 mm से शूट करूंगा तो मेरा फ्रेम जो है वो इतना कुछ आएगा, वो देखने के लिए मैं ऐसे जो है, ऐसे भी करते हैं कई लोग, ऐसे मेरा स्टाइल ये है। काफी लोग ऐसे भी करते हैं, काफी लोग ऐसे भी करते हैं। इसमें क्या कि आपको एजिस पता चल जाती है, ये मेरी एक एज है, दूसरी एज है, मेरा कैरेक्टर यहाँ पे आएगा बीच में, तो इसके बाहर का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फ्रेम में मुझे देखना है कि क्या है। तो मैं जब मैं खुद भी अपना ब्लॉक प्लेस करता हूँ, तो मैं एक ब्लॉक करता हूँ कि हाँ ये ब्लॉक है मेरा, और इसमें कहाँ पर कौन प्लेस होगा। आपकी बातें मुझे वैसी लग रही है जैसे पुराने मूवीज में ना, वो कुछ लोग कहते थे 34, 36, 34। अभी भी बोलते हैं सर, अभी भी बोलते हैं। अच्छा नहीं वो बट आप यार मुझे लगा आप सिनेमेटोग्राफर की बात कर रहे हो। सिनेमेटोग्राफर यूजुअली ये बोलते हैं कि यार 34 लेके आओ, यार 50 लेकर के आओ, आप दूसरे वाला आप सर आप मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ब्यूटी शॉट्स की तरफ चले गए। जी आप कैमरे को देख कर आप नापते हो कि क्या यार इसका कौन सा लेंस है? हाँ, बिल्कुल। मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है। जी नहीं सर, पर ये जो डायरेक्टर्स हैं या सिनेमेटोग्राफर्स हैं उनको पता होना चाहिए। जी आपको नहीं समझ, उनको समझ में आ जाए बस, लेकिन आपने बीच में अच्छी लाइन डाल दी। अच्छा, एक चीज जी अक्सर देखा गया है कि फिल्म मेकिंग लाइन में जो होते हैं बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी नहीं, अब ये फिल्मिंग की लाइन वाले को डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं तो नहीं हूँ डिप्रेशन में, ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं, मैं सब लाइन में सब जगह ऐसा होता है। जी देखिए,
जैसे कई जगह है हम्म। अभी किसकी डेथ हुई थी मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका, सुशांत राजपूत की हुई थी पहले। सुशांत राजपूत जी। की बात करूं तो वो तो खैर कुछ और ही था, आपको पता है। हम्म। सुशांत राजपूत के पहले एक जो गजनी में एक लड़की है, अच्छा, गजनी में तो, अच्छा गजनी में एक तो आसिन थी और एक और थी लड़की दूसरी। एक और लड़की थी ओके। गजनी में, तो उसने सुसाइड किया था। ओके ओके, मुझे इसकी नॉलेज सो नहीं है। अक्सर आती है चीजें कि ये फिल्म मेकिंग में ही होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर सुसाइड कर लेते हैं, या तो नशे में चले जाते हैं, या तो हम्म। सिगरेट पीते हैं, या तो हम्म। बहुत दारू पीते हैं, कुछ भी करते हैं। हम्म। तो ये डार्क साइड है, डार्क साइड के बारे में बताएं। सर मैं जनरली, जैसे मैंने आपको बोला, आई एम नॉट इनटू बॉलीवुड, बट ये किसी भी उसकी डार्क साइड है सर। आज के टाइम पे सिर्फ ऐसा नहीं कि पहले देखो, ऐसा था कि पहले ना जिसके पास पैसा था वो नशा करता था, ठीक है, जिसके पास है उस चीज की एक्सेस वो करता था। आज के टाइम पे तो जिसके पास नहीं है वो भी कर लेता है, बिकॉज आजकल जिसको बोलते हैं ना, हर तरह का ड्रग अवेलेबल है, हर तरह की चीजें अवेलेबल है दुनिया में। तो आई थिंक ये ना पर्सनल वो है इंसान की कि वो कितना, जैसे अब मैं फिल्म इंडस्ट्री हूँ, मैं नहीं टच करता किसी भी चीज को, ठीक है। इवन हमारे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स हैं या जो स्टाफ है, मैक्सिमम जो मैंने देखा है 80 to 90% पीपल डोंट इवन स्मोक। मतलब जो बेसिक लेवल है कि स्मोकिंग तो क्योंकि जनरली कोई भी लोग कर लेता है आजकल, तो कॉलेज वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री नहीं सबके रिलेटेड है, तो नहीं करते लोग। बट आई थिंक डिप्रेशन हो गया या टेंशन हो गई, जेन्युइनली जो एक्चुअल टेंशन है वो तो इस देश में किसान को है, समझ रहे हैं, वो फिल्म मेकर्स को नहीं है। सही बताऊं तो फिल्म मेकर्स को तो एक झूठी टेंशन है, सच बताऊं तो, कि वो डेवलप टेंशन है माइंड के अंदर, दिखावे वाला टेंशन। हाँ, इवन जैसे मान लीजिए हम बिजनेस करते हैं तो और भी लोग हैं जो काम करते हैं, आईटी सेक्टर में है, सब लोग हैं, तो हमारी जो टेंशन है दे आर रियली मेड अप टेंशन, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन हैं उससे एस्केप करने के, हमारे पास लोग हैं, दोस्त हैं, कोई एक नहीं, कोई चलो कभी कभी होता है कि किसी के पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं होता। आई थिंक दैट कुड बी अ थिंग, बट मुझे ऐसे लगता है कि आप अगर अपना माइंडसेट ठीक रखते हैं तो आप इस चीज़ से निकल सकते हैं। और डार्क साइड को अगर हम ध्यान में रखें, अगर मैं इस चीज़ में बात करूँ तो काफ़ी आर्टिस्ट मैंने भी ऐसे काम किया है जो इंडस्ट्री में बॉलीवुड के हैं, मतलब वो लोग जो ये चीज़ें करते हैं, बट वो चीज़ शौक के तौर पे शुरू होती है और फिर वो घूम घूम के कहीं और चीज़ पहुंच जाती है। बट प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आपने अगर दिलजीत के भी इंटरव्यूज देखे हों या उनकी बातें सुनी हो, तो आई थिंक ही इज़ वेरी मच इनटू योगा, वो योगा करते हैं, तो उनकी एक अच्छी चीज़ थी यार, योगा को जानने के बाद मतलब मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए, तो पॉजिटिविटी ढूंढने में मिल जाती है। तो अब वो भी तो एक सही रास्ते पे चल रहे हैं ना, वो भी एक खुश हैं, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, मतलब अगर आप सही से जीते तो सब चीज़ें हो जाती है। और ऐसा नहीं कि टेंशन हमारी ज़िंदगी में भी है सर, आपकी में भी, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ टेंशन आती है, सब उसका स्केल अलग होता है और संभालने का तरीका होता है। मेरी ज़िंदगी में देखो, मैं बहुत ज़्यादा, मेरी उम्र नहीं है, लेकिन जितनी उम्र मैंने जी है और जो मैंने सीखा है इस ज़िंदगी से, वो ये कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आएगा, स्ट्रेस भी आएगी, खुशियाँ भी आएंगी, ना खुशी में ज़्यादा उछलो और ना ज़्यादा दुख में ज़्यादा घबराओ, बैलेंस करो। हाँ, थोड़ा बैलेंस करो, एक इमोशनल बैलेंस बहुत नेसेसरी है, उससे आप चीज़ों को हैंडल कर लोगे। और टाइम चेंज कर देता है सब कुछ, बिल्कुल सही बात समय सब कुछ बदल देता है, तो टेक योर टाइम, रिलैक्स करो, अच्छे लोगों के साथ रहो। मेन चीज़ मुझे लगता है कि अगर आप पॉजिटिव और अच्छे लोगों के साथ रहते हो जो आपको प्यार करते हैं, तो आई थिंक यू कैन सर्वाइव वेरी नाइसली। मैं आपको एक बात जी। बताऊं, मैं आयुष्मान खुराना के घर गया जी। पंचकुला में। उनके घर में जब मैं गया तो उनका कमरा, एक अलग उनका कमरा, पूरा रेड कारपेट बिछा हुआ, जहाँ पे रहते नहीं वो, कम से कम 3-4 साल से नहीं रहते हैं। अभी Okay. उनका दूसरे सेक्टर में घर बन गया है। ओके। ये उनके पापा जी का था जब वो रहते थे यहाँ पे। जी। तो मैंने उनके कमरे में देखा, मैं घूस पंप्स आ गए कि यार बंदे ने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत की है। उसमें वो सारी चीजें लिखी हुई डिटेल, फेसबुक में ये करना है, इंस्टाग्राम में ये करना है, एलांटे में ये करना है, ये इवेंट करना है, वो करना है। आयुष्मान खुराना की एक एक चीजें, शुरू की चीजें उन्होंने अपने कमरे में लिखी है, बुक्स में, कॉपी में, न्यूज़पेपर, पहली न्यूज़पेपर आया उस पे लिखा हुआ है फर्स्ट। मैं उनके घर में गया था, मैं उनका घर खरीदने के लिए। अच्छा, वाह सर, एक आप भी लिख के गए चीज भाई, आयुष्मान खुराना का घर खरीदना है। एक्चुअली क्या हुआ, एक डीलर था, उसने बोला कि मैं एक्चुअली घर खरीदने के लिए मैं बहुत पागलों की तरह मैं परेशान था जी, कुछ सालों पहले कि यार हमारे पास घर नहीं है, घर आज भी नहीं है। जी। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसकी इच्छाएं भी पूरी करनी होती है। तो मैं अपने वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लग रहा था ये चीज धीरे धीरे वहीं जाएगी। तो मुझे लगा कि कुछ भी हो जाए यार, मेरे को घर लेना है। बजट 2 रुपए का है तो 2.5 रुपए हुआ, 3 रुपए हुआ, करते करते हम आयुष्मान खुराना के घर पहुंच गए, उनका घर खरीदने। बिल्कुल सर। बट वहां पे मैंने जो चीजें देखी, सच में मतलब मुझे इतना मजा आ गया। मतलब हर एक चीज उन्होंने सपना देखा। आयुष्मान खुराना एक एक चीजें लिखी है कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है,
हर एक छोटी छोटी स्टोरी उन्होंने लिखी है कि ये सक्सेस, ये मेरा पहला सक्सेस, ये हो गया, ये इवेंट करना है, ये फेसबुक पर करना है, फेसबुक पर 9,000 सब्सक्राइबर्स, ऐसे कुछ ऐसा लिखा हुआ था। और ढेर सारे न्यूज़पेपर्स, पूरा ब्लैक थीम, पूरा उनका घर का ही ब्लैक थीम। तो मैंने पूछा ये ब्लैक थीम क्यों? बोले उनके पापा एस्ट्रोलॉजर थे, ओके, और शायद वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। आयुष्मान खुराना जी का आज भी घर है, वो भी ब्लैक थीम पे है। तो मैं नए वाले घर में भी गया हूँ। सो मेरे को ये लगता है कोई भी आर्टिस्ट कितना भी बड़ा हो जाए, उसने स्ट्रगल किया है बहुत। बिल्कुल सर, ये सच्चाई है। स्ट्रगल किया, प्लान किया है। आई थिंक जो आप चीज हाँ। बता रहे हैं उसमें आई थिंक उनका प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट आर्ट और स्किल। आई थिंक जो ग्रोथ है वो आपकी खुद की प्लानिंग से, आपके एफर्ट से भी आएगी कि आप कैसे जिंदगी को जीना चाहते हो। तो जो आपने चीजें बताई, अगर मान लीजिए वो ये चीजें नहीं करते तो आज नहीं पहुंचते वहाँ नहीं पे। पहुंचते। मैंने भी मेरे इवन पहले एक ना गूगल डॉक पढ़ा हुआ है बहुत पहले का, मैंने स्टोरी भी डाली थी 2021 या 22 में डाली थी, वो शायद 15-16 की स्टोरी थी। उसमें लिखा होता क्रिएट एन इंस्टीट्यूट, कि भाई लिखा हुआ है कि बनाना है इंस्टीट्यूट, ये मेरा टारगेट है। और अब हो गया, चीज अचीव हो गई है, तो ऑफ कोर्स अब कुछ और टारगेट है। तो अगर वो प्लान ही नहीं करेंगे तो फिर चीज कैसे होगी? तो एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे साथ हो जाएगा सब कुछ, है ना? वो नहीं तो वो वाला मीम फिर सच नहीं साबित हो जाएगा कि मैं तो बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो खुद आएगा। सर मैं तो स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ किस्मत से कहीं बड़ा होता है कर्म करिए, किस्मत भी बदल जाएगा। सो मैं बात करने वाला हूँ नेहा कक्कड़ जी का। जी सर, बिल्कुल। उनको मैं बहुत बहुत पसंद करता हूँ। जी। तो मैंने सुना कि आप नेहा कक्कड़ जी के साथ भी आपने काम किया। एक गाना किया था। क्या किया था? गाना हमने किया था, उनकी प्री वेडिंग थी, मतलब उनकी शादी से पहले गाना था एक, जो जिसमें कुछ VFX करना था। तो उस टाइम पे किया था शूट। यहाँ पर पंजाब में शूट था वो। हवेली है एक, जो पुराने थीम पे बनी हुई है, जहाँ पर काफ़ी आर्टिस्ट भी शूट करते हैं। मतलब वो कच्ची ईंटों जैसी बनी हुई है प्रॉपर। तो उसमें शूट किया था। पर हमारा तो VFX का ही काम था, हमें उनको चांद पे बैठाना था दोनों को। चांद पे बैठे हुए हैं, हाँ, और स्पेस में हैं, ऐसी सी चीज़ें थी उसके अंदर। तो उस टाइम मिले थे, थोड़ा सा डायरेक्ट किया था, बहुत ज़्यादा भी नहीं किया था, बट उनको बताया था, एक्ट वगैरह बताया था। तो शी इज ऑल्सो वेरी वेरी पोलाइट एंड वेरी हम्बल। बहुत अच्छे हैं वो, चुलबुले ज़्यादा है उनके लिए, सही वर्ड अगर यूज़ किया जाए तो बहुत चुलबुले हैं। तो मज़ा आया सर, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, बहुत बहुत अच्छा था वो भी एक्सपीरियंस। परमीश वर्मा जी के साथ भी काम किया आपने? जी सर, जी किया है हमने। क्या किया उनके साथ भी? जब ओल्ड स्कूल किया था उसका नेक्स्ट गाना हमने परमीश वर्मा जी के लिए किया था। तो वो थे, एक दो और आर्टिस्ट भी थे उस गाने के अंदर, जैसे देसी क्रू था। और तो उसमें हमने जायंट बनाए थे, चंडीगढ़ के शॉर्ट्स थे जिसमें वो जायंट बन के खड़े हुए, मतलब बिल्डिंग्स के साथ में खड़े हुए, वैसे कुछ VFX था। फिर उनके साथ एक गाना और था, उसमें तो हमने डायरेक्ट नहीं किया, मतलब VFX डायरेक्शन नहीं की थी, सिर्फ VFX किया था। बट इज़ अ वेरी नाइस गाय ऑल्सो। वो थोड़े से जिसका बोलोगे इज़ वेरी ओपन, खुले से मजाक मस्ती करने वाले, कभी बिल्कुल सीरियस, बिकॉज आई थिंक ही ऑल्सो हैज़ अ बिजनेस सेंस। वो भी थोड़ा बिजनेस और अपने आप को उस वे में काम करते हैं। तो वो भी थोड़े से ना फ्लक्चुएटिंग से इंसान है वो, कि कभी वो खुश है, कभी वो थोड़ी वो है। बट इज़ अ वेरी नाइस गाय। तो वो आए थे इंस्टीट्यूट, और इतना हमारे इंस्टीट्यूट भी आए थे सर, बहुत उनके साथ भी किस्सा है। तो हमारा, आपको पता है हमारा कैफे है फर्स्ट फ्लोर पे, स्टूडेंट्स के लिए कैंटीन ही है कैफे, तो क्या है कि स्टूडेंट्स वहाँ खा सकते हैं, और है ना, उसको हमने कैफे की तरह डिजाइन किया हुआ है। तो जब वो आए तो लाइक वो नीचे खड़े थे, और है ना, हम आए तो उन्होंने बोले, कह रहे हैं यार थोड़े को कैफे भी है भाई, थोड़ा काम बहुत सही है यार। कहते था मेरा सपना है कि मैं कैफे बनावा। तो मैं कहा पाजी यार कमाल है। कहते हाँ यार, कहते जब मैं ऑस्ट्रेलिया काम कर रहा था तो उस टाइम पे मेरा शौक था कि यार मुझे ना कैफे खोलना है। तो उनका सपना, अब मैं सपना पूरा नहीं रिवील करूंगा, क्या फिर अगला बंदा बोलेगा तेरे को सुना के क्या सपना, तो दुनिया को बोल रहा है यार। तो है ना, कीपिंग दैट असाइड, बट उनको बड़ा अच्छा लगा था कैफे। तो इज ऑल्सो वेरी हम्बल एंड नाइस गाय, बहुत प्यारे इंसान है। अगले 3 साल में आप VFX का क्या लेवल देखते हो? 3 साल में? 3 साल का तो सर अब प्रेडिक्शन नहीं कर सकता मैं। अब तो प्रेडिक्शन 6-6 महीने का होने वाला है, बिकॉज जिस वे से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। तो पिछले 3 साल में जो मैंने देखा है वो मुझे समझ में आया कि VFX ईजी होने वाला है बहुत। ट्रेंड ये है कि VFX ईजी होने वाला है, और रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है हाई स्किल्ड और हाई लेवल VFX आर्टिस्ट की, रादर देन की मीडियोकर या नॉर्मल काम करने वाले आर्टिस्ट की। अच्छी जगह पर। लेकिन बाढ़ आने वाली है ऐसी जॉब्स की, जो कि ऐसे काम होगी जहाँ पर आपको मतलब ये एडिटिंग और VFX आता हो। तो मैं देखता तो यही हूँ कि थोड़ा इजी और हो जाएगा, आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। इंडिया में ना हार्डवेयर की बहुत कमी है सर, मतलब सॉफ्टवेयर पहुँच जाता है किसी भी रास्ते से, हार्डवेयर नहीं पहुँच पाता। इस देश में हार्डवेयर लेट आता है। तो बाहर बहुत ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऐसे कैमराज हैं, ऐसी रिग्स हैं, रोबोटिक आर्म्स हैं,
इंडिया में उस लेवल पर नहीं है चीज़ें, वो प्रोडक्शन में अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर आपको अभी भी अगर एक दो ऐसी चीज़ें जो मंगवानी पड़ेंगी तो शायद मुंबई से आएगी यहाँ पर, वो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। तो वीएफएक्स के मामले में भी जैसे ट्रैकिंग के लिए, मोशन फेस कैप्चर के लिए, मोशन कैप्चर, ये चीज़ें अभी नहीं है उस लेवल की। जो हायर एंड स्टूडियोज़ है ऑफ कोर्स वहाँ पर हैं, बट जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं जो छोटे-छोटे जगहों पर हैं या रीजनल इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर चीज़ें नहीं है, बट होनी चाहिए। बिकॉज़ फ़िल्म मेकिंग में तभी क्रांति आएगी या फिर इस इंडस्ट्री में तभी क्रांति आएगी जब सब जगह चीज़ें एक्सेसिबल हों। बट लेट आती है, आप कुछ कह भी नहीं सकते, चीज़ें महँगी हैं ऑफ कोर्स, जो लोग बना रहे हैं वो, तो उस चीज़ की कमी है। आई थिंक 3 साल में वो चीज़ मुझे लगता है हो जाए तो अच्छा है। मतलब मेरी क्या एक आप बोल सकते हो कि विश है कि ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा। इस पॉडकास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जितने भी इक्विपमेंट्स आप बता रहे हो ना, जी। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, एक नॉलेज के लिए और उनके इजीनेस के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक ऐसा पीडीएफ दे दीजिए या लिंक दे दीजिए, आप अपने वेबसाइट का लिंक दे दीजिए बिल्कुल सर। जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें जी। और हर चीजें पता चल जाए। जैसे रिग्स आपने बिल्कुल। बताया, जितने भी गियर्स है ना उन्हें पता चल जाए, जितने भी टर्मिनोलॉजीज है ना जी। सब उन्हें पता चल जाए कि यार क्या होता है। जैसे सीजीआई मेरे लिए पता नहीं था, मुझे कल पता चला, मैंने कहा यार सीजीआई ऐसा होता है। मुझे दिखाया गया कि एक वीडियो था जिसपे सिद्धू मूसेवाले जी। जो है कि उनके डेथ के बाद आपने बनाया है और उसमें वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी के ऊपर चल रहा है कभी, हाँ, ट्रैक्टर वाला। जी, हाँ, जी, जी, जी। तो वो हाँ, वो टोटली सीजीआई था शॉट। कैसे कैसे शूट किया? वो सर, वो तो शूट तो कुछ नहीं किया उसमें, यही तो बात है, वो सारा कंप्यूटर से बना है। मतलब वो जो ट्रैक्टर के ऊपर सिद्धू मूसेवाले बैठे हुए, मुंबई का ब्रिज पूरा, हाँ, नीचे ओशन, मुंबई का पूरा ब्रिज, जो सीलिंग है मुंबई का, ट्रैक्टर पूरा 3D में, जो सिद्धू भाई का ट्रैक्टर था ओरिजिनल, वो शूट के टाइम, टूरने के टाइम हमने पंजाब से मंगवाया, पहले तो ट्राले में डाल के उसको, वो ट्रक में ट्रैक्टर आया वहाँ पर। एक्चुअल में सिद्धू मूसेवाले का ट्रैक्टर आपने मंगवाया यहाँ पंचकुला में? हाँ, मोहाली में शूट था उसका, जी, फिल्म सिटी में। तो वो इसलिए मंगवाया बिकॉज वो ऑथेंटिक वही रहता है। एक हमने मेरा नाम में शूट किया था उनके गाँव में जाकर, तो वहाँ पर तो ओरिजिनल ट्रैक्टर यूज़ किया था, बट यहाँ पर हमें था कि ट्रैक्टर को दिखाना है मुंबई के सी लिंक पे। तो आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ, जो मुझे पता है, मुझे डायरेक्टर ने बताई थी, नवकरण बराड़ ने, कि पहले सिद्धू भाई जब एक गाना जब उन्होंने किया डिवाइन के साथ, जब उन्होंने गाना गाया, ये रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उनका प्लान था कि वो मुंबई लेके जाने वाले थे ट्रैक्टर, सी लिंक पे शूट के लिए। बट हुआ ये कि वो पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोर्स है ना, उनकी डेथ हो गई और फिर वो गाना, बट तो ये इच्छा उनकी, सिद्धू मूसेवाले की इच्छा पूरी की आपने? इट वाज लाइक, नहीं सर, हम कौन होते हैं उनकी विश पूरी करने वाले, बट इट वाज लाइक कि हमने जो उन्होंने सोचा था उसको हम विजुअल तक ले आए कि हाँ अगर ये बात हुई है तो। इवन डायरेक्टर जैसे नवकरण भाई ने भी यही बोलता कि यार ये चीज़ है, ये अपने को करनी है, तो मैंने कहा भाई करेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, वीएफएक्स नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता? ये पॉसिबल, वीएफएक्स नहीं होता तो बहुत पैसे लग जाते, हो जाता वैसे पॉसिबल, बट बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते। तो अब वही होता है ना, बजट कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, बिकॉज अब मतलब गानों पे उतना बजट आप नहीं लगा सकते हो कि भाई, है ना, क्योंकि अब वो जो पर्सन है ही नहीं, जो उसके हाथ में वो डिसीजन है ही नहीं है, वो डिसीजन मैनेजमेंट के पास चला जाता है, तो फिर है ना, उसमें फिर बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो इतना नहीं था कि, और फिर वही चीज़ है सर, अगर ट्रैक्टर वहाँ पे लेके भी जाते तो स्टिल यू कैन नॉट पुट द आर्टिस्ट ऑन द ट्रैक्टर ना, फिर वही बात है, घूम फिर के फिर वो परमिशंस लेना एंड ऑल दैट। अब अगर सिद्धू भाई होते तो डायरेक्टली वो किसी भी गाड़ी में से शूट कर लेते, बट अगर हमें शूट करें तो फिर वो टेक्नोलॉजी उस वजह से चाहिए कि भाई आप शूट करो तो फिर ऐसा ही शॉट चाहिए भाई, अगर दूसरा शॉट करेंगे तो फेस नहीं आप उसमें कर सकते, चीज़ें नहीं कर सकते, या 3D आर्टिस्ट भी प्लेस करोगे तो मुश्किल होता है, तो फिर सारा ही CGI कर दिया कि पूरा ब्रिज बनाया, पूरा ट्रैक्टर बनाया, फिर आर्टिस्ट को 3D मॉडल क्रिएट किया, उनको उस पर प्लेस किया, और फिर है ना पूरा शॉट जो है वो डिज़ाइन किया। तो ठीक है, CGI की बहुत पावर है, वो चीज़ है, ठीक है। जब बात आप कर रहे हो CGI के, क्या AI का भी इम्पैक्ट हो सकता है इसमें? है सर, हो क्या सकता है। अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें काफ़ी सारे AI के टूल्स हैं, ट्रैकिंग में यूज़ आते हैं, जो रोटोस्कोपी में यूज़ आते हैं। रोटोस्कोपी टेक्निक है जिसमें आप एजेस कटती हैं आर्टिस्ट की, बैकग्राउंड से उसको रिमूव कर सकते हो विदाउट ग्रीन स्क्रीन। अच्छा, अवतार में जैसा दिखाया है? अवतार तो CGI है टोटली, दैट इज, उसमें क्या है, अवतार में मोशन कैप्चर है सर, मोशन कैप्चर है, परफॉर्मेंस कैप्चर है, जिसको फेशियल कैप्चर बोलते हैं। वैसे उसको भी लोग काफ़ी ना मोशन कैप्चर बोलते हैं, तो डायरेक्टर गुस्सा हो जाते हैं, जेम्स कैमरन साहब, वो बोलते हैं ये फेशियल कैप्चर नहीं है, मोशन कैप्चर नहीं है, ये परफॉर्मेंस कैप्चर है, कि मैं आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस कैप्चर कर रहा हूँ, जो वो एक्ट कर रहा है। तो ये टूल्स जो मैं आपको बोल रहा था कि जो अभी अवेलेबल नहीं है इंडिया में ना। सो अवतार इज टोटली CGI फिल्म, जिसमें कि मोशन कैप्चर यूज़ किया हुआ है आर्टिस्ट की बॉडी मूवमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, प्लस फेशियल कैप्चर या फिर परफॉर्मेंस कैप्चर यूज़ किया हुआ है उनके एक्सप्रेशन को कैप्चर करने के लिए। और भी मूवीज़ में यूज़ हुआ है, जैसे गॉडजिला हो गई, ऐसी ऐसी मूवीज़ हैं, प्लैनेट ऑफ द एप्स है, जिसमें सारे जो है चिंपैंजीज और बंदर, हाँ वो, और बिल्कुल ऑफ कोर्स, तो बहुत मूवीज़ इसमें यूज़ करते हैं ये वाली टेक्नोलॉजी। तो क्या अभी कभी इंडिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, मतलब इस लेवल का VFX हो पाएगा जैसे मार्वल में हुआ है, अवतार में हुआ है? सर
अभी हो रहा है, काफ़ी मूवीज़ में हुआ है, मतलब जैसे ब्रह्मास्त्र अच्छी मूवी थी वीएफएक्स के मामले में, हालांकि पहले काफ़ी उसका, जब मूवी नहीं आई थी तब तक काफ़ी यूट्यूब पर और बहुत ऐसे बोला गया कि यार बेकार वीएफएक्स है, ये है वो है। जब फिल्म आई तो फिर काफ़ी लोगों को समझ में आया कि एक्चुअल में अच्छा वीएफएक्स है। कुछ मूवीज़ थी जिनका नहीं भी था अच्छा वीएफएक्स, बट कुछ का बहुत अच्छा है आज के टाइम पे। आरआरआर जैसे मैंने आपको बताया, बाहुबली है, उसका बहुत अच्छा वीएफएक्स है। तो मेरे ख्याल में ना टेक्नोलॉजी आए चाहे नहीं आए, बट आई थिंक कोलैबोरेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर। तो इंडिया और फॉरेन की ना कोलैबोरेशंस होने लग गई हैं अब, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स हो गए या मार्वल हो गए, ये लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है अभी इंडिया में, क्योंकि इंडिया को ना एज अ मार्केट देख रहे हैं अभी तक। तो ये मार्केट इन द सेंस कि ये लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखने वाले लोग बहुत हैं, बट ये लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। सो दे विल हैव कोलैबोरेशंस कि यहाँ के फिल्म मेकर्स वहाँ जाके शूट करें या वहाँ के लोग यहाँ पर आएँ। पहले भी आते हैं, बट आई थिंक ये और बढ़ेगा। तो लेवल आएगा सर, मतलब बिल्कुल आएगा वीएफएक्स सर। का जो लेवल है वो बिल्कुल मैच होगा, बिकॉज अब मुझे लगता है कि ग्लोबलाइजेशन का जो एक टाइम जो चला है वो अपने पीक पे आएगा। लैंग्वेजेस मिक्स होंगी, कल्चर्स मिक्स होंगे, वे ऑफ लिविंग मिक्स होगा। अब हम फोन पे बैठे बैठे सारी दुनिया देख पा रहे हैं, मैक्सिको भी देख पा रहे हैं, हम सब जगह बिल्कुल देख पा रहे आएगा। हैं कि वहाँ पे लोग क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। इवन आपने ट्रैवलिंग की बात की, ट्रैवलिंग अपने आप में लाइक इट्स अ बिग इंडस्ट्री नाउ। पहले टूरिज्म वाज एन इंडस्ट्री, नाउ आई थिंक ट्रैवलिंग इज एन इंडस्ट्री इटसेल्फ। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है, तो इसकी वजह से काफ़ी जो है वो सिनेमा भी बहुत ग्रो करेगा और सब फील्ड्स ग्रो करेंगी, तो आ इन जाएगा साइड सर। से भी तो स्टूडेंट निकल रहे हैं, उन्हें भी तो बहुत कुछ करना हाँ है। हाँ बिल्कुल explore। बिल्कुल सर, सारी दुनिया एक्सप्लोर करने को है ऑफ कोर्स। हम हम्म। खुद ही कर रहे हैं और हम तो कोशिश करते हैं कि जितना क्रिएटिव लिविंग और जितने तरीके से हम जिंदगी जीते हैं बच्चों को वो चीज़ बता पाएं कि यार यू शुड लिव क्रिएटिवली। हम जैसे अब फिल्म मेकिंग है, उसमें आर्ट डायरेक्शन है, हम जब सेटअप बनाते हैं, जैसे सेटअप बना इसमें आर्ट डायरेक्शन लगता है, सिनेमाटोग्राफी है, लाइटिंग लगती है। तो लाइटिंग जब घर में भी लाइटिंग करते हैं तो भी लगती है, खिड़की का साइज। अब फिर आर्किटेक्चर में भी उसका रोल है कि ब्रीदिंग स्पेस। मैं आपको इससे एक किस्सा बताता हूँ, अब मुझे देखो बातों में से बातें याद आ रही हैं। तो हाँ। द लोकल ट्रेन एक बैंड है, उसके ड्रमर हैं, तो उनका मतलब हम इंस्टीट्यूट जब चला रहे थे तो बच्चों को एक घर चाहिए था कि सर हम रहना चाहते हैं। तो मैं वैसे ही पंचकुला में सेक्टर 11 में रहते हैं, तो घर देखने गया, तो ऑनलाइन देख के वहाँ पहुंचा तो मुझे पता चला उन ड्रमर का घर है वो। एंड लाइक ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैंड्स है लोकल ट्रेन पहले के टाइम पे, मतलब उनकी वो आप बोल सकते हो कि सेंसेशन थे वो। अब तो वो लोग नहीं करते साथ में काम। तो उनके मैं घर गया और उन्होंने बोला ठीक है आप देख लो। ड्रमर थे, उनके मदर थे, उन्होंने बताया कि मैं ये हूँ। मैं अच्छा यार आर्टिस्ट के घर आया हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो हम ऊपर गए, मैंने देखा और नीचे आके फिर उन्होंने बोला कैसा लगा घर, ठीक है आपको जैसा चाहिए। मैंने कहा जी बहुत अच्छा है, बीच में से ऐसे आप लोगों ने विंडोज अच्छी बनाई है, लाइटिंग आ रही है वहाँ से, है ना, बड़ी विंडो है, ब्रीदिंग स्पेस आपने दिया हुआ है आपकी, यहाँ से आपका एग्जॉस्ट जा रहा है। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार ये बंदा ऐसे आर्किटेक्ट क्यों। अब उनके फादर आर्किटेक्ट हैं, तो ही डिजाइंड द हाउस अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर प्रॉपर करके। और मैंने वो चीजें देख ली, तो उनको ये हैरानी होगी यार ये तो फिल्म मेकर आदमी है, इसको आर्किटेक्चर कैसे समझ में आ रहा है। तो वो इसलिए हो पाया बिकॉज मैं आर्ट डायरेक्शन पढ़ाता हूँ और मैंने वो चीज सीखी है कि यार लाइटिंग का क्या रोल है या किस तरह से स्ट्रक्चर का रोल होता है। तो रियल लाइफ में ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है फिल्म मेकिंग का या क्रिएटिव लिविंग का। तो आई थिंक एवरीबडी शुड हैव दैट थिंग इन देयर लाइफ कि सबको ना थोड़ा क्रिएटिवली जीना चाहिए चीजें, हर चीज में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ढूंढे करें, तो मजा आता है, बहुत मजा आता है इसी चीज़ में। जी। ब्रह्मास्त्र में कई लोगों ने बताया कि यार ये कमी रह गई वीएफएक्स में, ये एडिटिंग में कमी रह गई। आपके नजरों से कभी ऐसा लगा कि कमी रह गई और उसको सुधारे कैसे? सर पूरी मूवी में देखो कभी कमी नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ों में होती है जिसकी वजह से शायद फिल्म पास हो या नहीं हो या हिट हो या फ्लॉप हो। बट ब्रह्मास्त्र में ऐसा मैं देख के आया, मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगा वीएफएक्स के मामले में। और वैसे मैं होता भी कौन हूँ ये बोलने वाला कि मुझे प्रॉब्लम लगा। रीज़न ये है कि चाहे मुझे जितना मर्जी वीएफएक्स आता हो, बट आई थिंक जो एफर्ट वहाँ पे 1000-2000 लोगों ने लगाया है, आई एम नो वन टू कमेंट कि भाई मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ इस मामले की कि भाई मैं कोई क्रिटिक हूँ जो बोलेगा। बट टेक्निकली आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई फ्लॉ मुझे एज अ टेक्नीशियन वैसे दिखा। इट वाज अ परफेक्ट एंड वेरी नाइस फिल्म अकॉर्डिंग टू द बजट जो उनको मिला था और जो उन्होंने काम किया। कुछ और मूवीज थी इंडिया में, अब जैसे आदिपुरुष थी, दैट वाज नॉट सो गुड इन टर्म्स ऑफ वीएफएक्स। अब मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज वो एक जनरल स्टेटमेंट है, मेरी कोई एक्सपर्ट राय नहीं है इसके अंदर, एक जनरल स्टेटमेंट और वो जेन्युइन भी है स्टेटमेंट बिकॉज उसमें थी। और उसमें क्या ऊपर रहा क्या नीचे रहा मुझे नहीं पता, वो बीटीएस और जो डायरेक्टर्स है वो जानते होंगे, बट वो इतना बेटर नहीं थी। लेकिन जो जैसे अब आपने ब्रह्मास्त्र का नाम लिया, तो ब्रह्मास्त्र के टाइम पे काफ़ी लोगों ने गालियाँ दी ब्रह्मास्त्र को। मैंने जैसे आपको बताया कि मूवी आने से पहले, फिर बाद में लोगों ने उन्हें गालियाँ दी कि भाई जो आप बता रहे थे है ना वो मूवी में सच नहीं है। तो आई थिंक अर्ली स्टेटमेंट्स देने से लोगों को बचना चाहिए थोड़ा सा। ये एक एज एन आर्टिस्ट मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा लोगों को ना कि आप ज़्यादा क्रिटिक बनने की कोशिश ना करें काम में किसी की, जब तक कि आपका खुद वो लेवल ना बन जाए।
अब जनरल ऑडियंस कुछ भी बोल सकती है, देखो मैं वीएफएक्स नहीं करता और मैं वीएफएक्स को कुछ भी बोल दूं तो ठीक है, पर एक वीएफएक्स आर्टिस्ट वीएफएक्स के बारे में बोलने लग जाए विदाउट एनी है ना एक्सट्रीम नॉलेज या उस लेवल का नहीं होने के बाद, आई थिंक दैट इज नॉट गुड। ये थोड़ा सा बचना चाहिए आज के टाइम। हालांकि वही बात है कि व्यूज लेने के लिए या वो सब चीजें करने के लिए कभी कभी लोग बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो नॉर्मल आदमी बोले ठीक है, उसको बेचारे को नहीं पता, वो अपनी अपनी राय बता रहा है, मन की बात बता रहा है, ठीक है भाई। आप टेक्निकल बंदे हो गए, टेक्निकल बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उतनी नहीं जा रही, तो आई थिंक उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इसलिए मैं भी अवॉइड करता हूँ। अगर मेरी स्टेटमेंट ये है तो मैं फिर उस पर खुद भी टिकता हूँ। मैं जनरली ज्यादा वैसे ये नहीं बताता कि क्या कमी थी, बट मैं ये बताता हूँ कि अच्छा क्या था, अच्छा बहुत कुछ था। अभी तक का आपका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा रहा है? अभी तक का सर ओल्ड स्कूल ऑफ कोर्स, और फिर सेकंड नंबर पे चोरनी, 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मतलब टॉप ऑफ द टॉप प्रोजेक्ट्स जो हमने करे हैं। और आने वाला कौन सा प्रोजेक्ट है? आने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे मैंने आपको बोला काफ़ी हैं। अभी जो हमारा मेन प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि इनसाइड मोशन पिक्चर्स और इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग का कोलैबोरेशन का हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम स्टूडेंट्स को लाइव फिल्म, और क्योंकि अब हम काफ़ी OTTs और है ना काफ़ी प्रोडक्शन हाउस के साथ कोलैबोरेट करने की भी सोच रहे हैं, और काफ़ी उस पर काम चल भी रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा हमारे पास जो काम करने आए, वो सीधा उसका काम अब रिलीज हो कहीं बढ़िया, रादर देन कि बस वो सीख के जाए फिर कुछ करे। तो उस लेवल का काम अभी चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट अभी बहुत बड़ा उठाया हुआ है, तो इस पे कर रहे हैं काम तगड़ा लेवल पे। जी जी। एक्टर का नाम नहीं बताएंगे? एक्टर्स के नाम नहीं पता। एक्टर्स का नाम लेके सर क्या करेंगे, जब वो एक्चुअल में क्या होता है, वो आएंगी चीजें, वो दिख जाएंगी, काफी चीजें हैं जो इन प्रोसेस हैं। तो अब मेरा मानना ये है कि एक बार काम खत्म हो जाए ना, फिर उसकी पब्लिसिटी की जाए। सही है। नहीं तो मैंने कुछ ऐसी चीजों की पहले भी पब्लिसिटी की, फिर डिले हो जाता है काम बहुत। तो अच्छा, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मेरे सर। पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन ये है कि जैसे हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को क्या होता है ना, कोई पूरी आज़ादी है, हमने हाँ जी। वीडियो बनाया, कुछ भी बनाया, सॉन्ग बनाया, कुछ भी गाया, पढ़ाया, डाल दिया यूट्यूब पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे। क्या हम अपनी चीजों को OTT पे डाल सकते हैं? इन्फ्लुएंसर्स या कोई भी वीडियो हम OTT पर डाल सकते हैं? अगर डाल सकते हैं तो कैसे? OTT पर सर डायरेक्टली तो शायद नहीं डाल सकते, ऐसे डिपेंड करता है OTT कौन सा है। जैसे नेटफ्लिक्स जैसे OTT तक तो पहुंचना ही नामुमकिन सा होता है कि वो उनके कुछ चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हो, डायरेक्टली नहीं जा सकते। बट अगर काफी ऐसे OTT आई मीन कि अपने वीडियोस को OTT पे कैसे पब्लिश कराएं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। इसका सर मेथड आई थिंक यू शुड गो टू अ प्रोडक्शन हाउस। क्या होता है कि ना एक फॉर्मेट बनता है, किसी भी चीज़ की लिमिट नहीं है आज के टाइम पर। तो ऐसे नहीं कि OTT फिल्म लेगा, वेब सीरीज लेगा, वो शॉर्ट फिल्म भी लेता है, वो कोई डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट भी लेता है। आपको उसको पैकेज करना आना चाहिए कि भाई ये चीज़ जो है अगर मैं मार्केट में इंट्रोड्यूस करूंगा आपके OTT के थ्रू, तो ये बेनिफिशियल कैसे होगी लोगों को, और आपको इससे कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर उसका प्लान है तो आप कर सकते हो ऑफकोर्स। बाकी अब वो तो इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री डिफर करता है कि किसी की क्या इंडस्ट्री है, वो किस तरीके से क्या चीज़ लेके जाना चाहता है। बट अगर कोई इंडिविजुअल नॉर्मल लेवल पे कोई बंदा है, जो मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है जो छोटे स्केल पे भी काम कर रहा है, तो वो ले जा सकता है। तो वो पहले बेसिक OTTs को टारगेट करे, उनसे जाके बात करें, बिकॉज उनके डायरेक्ट चैनल्स होते हैं। बट जो काफ़ी बड़े OTTs हैं उनके डायरेक्ट चैनल्स नहीं होते, उनको आप या किसी एजेंट के थ्रू या किसी प्रोडक्शन हाउस के थ्रू जा सकते हैं, जो उन्होंने रखे होते हैं। रीज़न उसका ये रहता है, वो चाहते हैं कि यार फिल्टर होकर कंटेंट आए, डायरेक्टली ना आए, नहीं तो उनके पास भंडार लग जाएगा, नेटफ्लिक्स के दरवाजे पे लोग खड़े रहेंगे हर दिन। तो वो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते, वो किसी नॉन प्रोडक्शन हाउस के थ्रू आपको जाना पड़ता है। तो चैनल्स हैं, कर सकते हैं, बट आपके पास प्लान होना चाहिए कि भाई आप क्या चीज़ लेकर के जा रहे हो, वो आपको बेनिफिशियल से पहले OTT को कैसे बेनिफिशियल है, वो लोगों तक कैसे रीच आउट करेगी। आई थिंक तो प्रोड्यूसर के साथ भी ऐसे होता है, जब हम फिल्म बनाते हैं तो प्रोड्यूसर को जाके ये नहीं ना बोल सकते कि भाई मुझे इतना पैसा दो क्योंकि मेरे को अच्छी फिल्म बनानी है। उसको हमें बोलते हैं तेरे को, तू इतना पैसा देगा तो मैं तेरे को इतना पैसा रिटर्न करके भी दूंगा। तो उनको उनका बेनिफिट भी आपको समझाना पड़ेगा, बिकॉज वो पैसा कमाने के लिए लगाते हैं, लॉस के लिए कौन लगाएगा। सेम OTT के साथ है, अगर वो आपको पे करेंगे या आपसे कोई चीज़ लेंगे तो वो चाहेंगे उनको रेवेन्यू जनरेट हो। तो इफ़ यू हैव अ प्लान देन यू कैन प्रपोज। आप जाकर के एक पिच बनाएं, प्रपोजल रखें जाकर के कि सर ये है हमारा पिच, इस पे आप अगर कुछ कर सकते हो, इतना आपको रेवेन्यू आ जाएगा। बढ़िया, कर सकते हैं। क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट देखते, कौन नहीं देखता सर इस देश में। मजा आता है? मजा आता है, बिल्कुल आता है। क्रिकेट में एक चीज होता है, कई बार रीप्ले दिखाते हैं। हाँ जी। अब क्या आ गया है कि बॉल्स कैसे टप्पा पड़ा, ये गया, वो गया, ऐसे गया, वैसे गया। ये क्या VFX का पार्ट है या एडिटिंग? ये जो आपने एक लाइव VFX टर्म यूज की थी, वो हो सकती है, आप उसको उस कैटेगरी में रख सकते हैं। एक्चुअल में कैमराज है, मोशन सेंसिटिव कैमराज हैं, जो जैसे VFX में ट्रैकिंग होता है, हम तो मैनुअली करते हैं या फिर ऑटोमेटिक भी करता है सॉफ्टवेयर। बट जो VFX वाला पार्ट है वो तो बाद में होता है, काम आने के बाद होगा।
ये ऑन सेट हो जाता है या ऑन शूट हो जाता है, लाइव जो ब्रॉडकास्ट है, टीवी जो ब्रॉडकास्ट है, उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो इट इज़ नॉट टेक्निकली वीएफएक्स, इट इज़ मोर इनटू टेक्नोलॉजी थिंग। ग्राफिक्स में जो उसका काम है वो आप वीएफएक्स से ऐड कर दोगे, बट जो ट्रैक हुआ है या वो चीज़ हुआ है वो टेक्नोलॉजी से हुआ है। डायरेक्ट जो कैमरा जैसे हॉकाई हो गया या उसकी साउंड बोले तो वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके डायरेक्टली। आप में उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम है, इंस्ट्रूमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। इतनी सारी बातें कर ली जी। और मैंने ऑन कैमरा आपसे नाम पूछना भूल ही गया। कोई बात नहीं, वो आप लगा दोगे ना नीचे नाम। नहीं, आप बता जी दीजिए। जी जी। मेरा नाम है सर अखिल कुमार यादव। इनसाइड AKY मेरा आर्टिस्टिक नेम है, बिकॉज इनसाइड मेरी कंपनी है। सो इनसाइड AKY क्यों? इनसाइड जैसे मैंने आपको बताया, AKY अखिल कुमार यादव है, शॉर्ट फॉर्म है मेरे नाम की। तो मेरे गांव में बहुत सारे AKY है, सारे हैं ऑलमोस्ट, जिसका नाम A से शुरू होता है वो सारे कुमार यादव तो सब लगा ही लेते हैं। ओके। बट तो पहले मैं AKY लिखता था गूगल पे, तो स्काई आता था, वो सोचता था कि ये गलत लिखा है इसने, ऑटो करेक्ट कर देता था वो। तो मैंने कहा यार ये तो बनेगी नहीं बात, लोग सर्च करेंगे तो नहीं आएगा। तो फिर मैंने कंपनी का नाम ऐड किया और मुझे अच्छा भी लगता है इनसाइड AKY, कि मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ पहले तो खुद से पहले। जो मेरा बेबी है या जो मेरा मंदिर है जिसको आप बोलोगे, तो बेबी इन द सेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर और मंदिर इन द सेंस ऑफ एन आर्टिस्ट, कि जहाँ पे जैसे हमारी बात हुई थी कि कर्म ही धर्म है, वही पूजा है आपकी। तो इसलिए इनसाइड का नाम हमेशा आगे रहता है। आपके लाइफ पार्टनर का क्या नाम है? मेरी लाइफ पार्टनर का नाम दीपिका है सर जी। Inside? इनसाइड केटी जी हाँ। तो उनका भी ना उनका जो आर्टिस्टिक नेम है दैट इज इनसाइड केटी। तो केटी जो है वो एक वर्ड है नेपाली लैंग्वेज के अंदर जिसका मतलब होता है माउंटेन गर्ल। तो केटा होता है लड़का और केटी होती है लड़की, तो वैसे केटी उन्होंने वो रखा। और इनसाइट जो है दैट इज, अब पता नहीं वो कैसे हुआ सर, बट पहले उन्होंने ना, उनको अच्छा लगा उसका मीनिंग इनसाइट का, कि ना डीप नॉलेज या फिर किसी चीज़ की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। तो उन्होंने वैसे रखा था वो कि यार पहले इनसाइड, मैंने बोलता मैं यार क्रिएटिव केटी रख लो, इनसाइड केटी रख लो, कहते हैं ना इनसाइट मेरे को अच्छा लगा, तो इनसाइट रखा उन्होंने GHT। और हमारे जो हमारा इंस्टाग्राम है इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग का, उसका जो इंस्टाग्राम चला, उसके जो इनसाइट्स बढ़े वो इनसाइड केटी की वजह से बढ़े, बिकॉज शी केम इनटू द वीडियो। सो आई थिंक चीजें हो जाती हैं। जी सर। मैं आपको बताऊं, आपके आने से पहले अभी मैं कंफर्म कर रहा था कि इनसाइड को लिखते कैसे हैं जी। तो टीम ने बताया कि सोनी कैमरा दिखाया और बोले ये देखो कैमरे के ऊपर लिखा हो ना INSIDE। जी सर, यही है। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। मैंने कहा अच्छा यहाँ से का नाम लिया। अरे उस पे भी है सर, इंटेल इनसाइड। अगर आप कंप्यूटर की चिप आती है ना, इंटेल इनसाइड, तो मेरे को वो भी बड़ा कनेक्ट होता है। मैंने कहा इस कंप्यूटर ने जिंदगी बनाई है हमारी, बिकॉज जब मैं घर के काम करता था शुरू में, एक छोटा सा मतलब बहुत छोटा कमरा था, उसमें एक PC लगा रहता था और घर वाले बोलते थे कि क्या नेट पे क्या कर रहा तू, ये बैठा क्या कर रहा कंप्यूटर में बैठा है। मेरे घर वाले एक टाइम ये भी बोलते थे कि ये इंटरनेट ने तेरी जिंदगी खराब की। मैंने भी आपको बताया ना, आई वाज अ बीटेक ड्रॉप आउट, शायद अभी नहीं हमारी बात इसके बारे में। तो बीटेक कर रहा था 12th के बाद, तो बीटेक मैंने ड्रॉप की, तो पेरेंट्स यही बोल रहे थे कि भाई तू खराब हो गया, ये इंटरनेट की वजह से हुआ खराब, ये कंप्यूटर ने तुझे बर्बाद किया है। बट अब मैं घर वालों को बोलता हूँ कि देखो यार इस कंप्यूटर ने ही जिंदगी बनाई है। और पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि हमें पता नहीं था, हमें थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ होगा, हमें उसकी नॉलेज नहीं थी, तो हम कोई तरह बुरा थोड़ी चाहते थे। तो तभी मुझे चीजें समझ में आती कि हाँ तो सही है सर। देखो इनसाइड वर्ड बड़ा प्यारा है। अच्छा, मुझे एक चीज नहीं समझ में आता, जितने भी बीटेक ड्रॉप आउट्स होते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि सर इंजीनियर्स की ना एक खासियत है, मतलब उनकी एक ताकत है कि वो ना सब कुछ अच्छा करते हैं इंजीनियरिंग को छोड़ के बस। तो ये वजह है कि बीटेक ड्रॉप आउट जो है वो बढ़िया करते हैं जिंदगी में। आई थिंक उन्होंने एक लाइफ ऐसी देखी होती है जिसमें, अगर अभी तो क्या स्टार्टअप्स का भंडार आया हुआ है, बट जो एक्चुअल बीज जो इस देश में मुझे लगता पड़ा है ना एंटरप्रेन्योरशिप का और इसका, दैट इज थ्रू इंजीनियरिंग। बिकॉज इंजीनियर्स ना, आप देखोगे IITs हो या कोई भी और जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, वहां से बहुत आपको एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे। रीजन बीइंग कि वहां पे कल्चर है वो, और वो कल्चर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी भी लाइन के अंदर अब लेकर के आऊँ, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि ये वाला कल्चर डेवलप होना चाहिए, कि जिसमें लोग कुछ क्रिएटिव करें, कुछ बनाएं, आगे कुछ उसको बिजनेस में डेवलप करें। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी नाइस थिंग। तो इसीलिए बीटेक वाले बंदे ना सब करते हैं बढ़िया, इंजीनियरिंग नहीं होते बस वो अच्छी है, वो उसको छोड़ देते हैं, बाकी सब अच्छा कर लेते हैं। अच्छा, मुझे अब कुछ सिस्टम्स के बारे में बताएं जी, कि हमारे को बेसिक सिस्टम्स क्या रखने चाहिए। मतलब कंप्यूटर के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, कैसा कंप्यूटर होना चाहिए? कहते हैं राइजन, इनसाइड, इंटेल इनसाइड। हाँ बिल्कुल। आप कंप्यूटर सिस्टम सर दोनों अलग अलग चलते हैं, राइजन अलग है और इंटेल जो है वो बेसिक कितने रुपए में आ जाएगा अगर हमें वीडियो अगर एडिटिंग के लिए चाहिए तो? हाँ। 1.5-2 लाख का आएगा सिस्टम अच्छे वाला। अगर आप बिल्कुल बेसिक पे जाओगे कि भाई जिसमें आप कल को कोई अपग्रेड करो, तो आई थिंक आप ग्राफिक कार्ड ना लो बहुत बड़ा,
क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। उसके अलावा आप 1.20 तक जाओगे, 1.10 1.20 तक पहुंच जाओगे। फिर अगर आपको लगता है चलो मैं प्रोसेसर भी थोड़ा सा भी कम ले लेता हूँ, i5 ले लेता हूँ i7 की जगह, यहाँ ना, तो फिर आप 80,000 तक आ जाओगे, 70 तक आ जाओगे। बट 70 से नीचे तो ना ही आए। 70-80,000 इज अ बेसिक स्टार्टिंग लिमिट। 1,10,000 1,20,000 तक अपग्रेडिंग लिमिट है कि इसके बाद मेरे को कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा 5-6 महीने के बाद। और 1,50,000 70,000 80,000 एक ऐसी लिमिट है जहाँ पर आप 2-3 साल तक पीसी आराम से चला सकते हैं। तो हमारे भी इंस्टीट्यूट में जो हम कंप्यूटर्स देते हैं स्टूडेंट्स को, दे आर लाइक अराउंड 150-160,000, 1,60,000 के आसपास का सिस्टम होता है। i7 है, उसमें 4060 और 3070 और 4060 ग्राफिक कार्ड्स लगे हुए हैं, और 16 GB 32 GB रैम है मिनिमम। तो ये सिस्टम नेसेसरी होता है। अगर ये चलता है तो आप स्मूथली काम कर सकते हो। फिर बाद में तो पैसा जितना डाली जाओ कोई लिमिट ही नहीं है। सो सॉन्ग्स जब आप एडिट करते हैं, वीएफएक्स करते हैं और उसको रेंडर करते हैं, कभी जी। ऐसा नहीं हुआ हैंग हो गया सिस्टम? होता है सर, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। धुएं निकल जाते हैं सिस्टम के। और एक एक फ्रेम काफी बार ऐसा होता है कि 30-30 मिनट में रेंडर होता है। हमने ऐसे भी फ्रेम रेंडर करे जो एक फ्रेम जो है आपका वो 1-1.25 घंटे में रेंडर हुआ है। एक फ्रेम मतलब कितने सेकंड? एक फ्रेम मतलब 1 सेकंड का 24वां-25वां हिस्सा। तो मतलब 25 घंटे में, मतलब एक दिन के अंदर उसका 1 सेकंड रेंडर होगा उस शॉट का। तो ऐसे भी है। बट अभी हम जैसे मैंने बोला, अभी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं 12-15, तो हम क्या करते हैं 15 के 15 पीसी में लगा देते हैं रेंडर, थोड़े थोड़े पार्ट्स में करके। तो वो फिर एक ही, फिर उसको बाद में फाइल्स को कंबाइन करके आप एक साथ कंपाइल कर दो, तो फिर वो वीडियो बन जाती है। तो वो अच्छा है। यूजुअली लोग ना रेंडर मशीन्स बनवा लेते हैं कि उस पर काम नहीं करते, सिर्फ रेंडर लगाएंगे उस पर। ओके। और एक और अच्छी सर्विस है रेंडरिंग में, दैट इज क्लाउड रेंडरिंग। क्लाउड रेंडरिंग में क्या होता है कि आप एक सब्सक्रिप्शन ले लो, सस्ती सी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। इसकी अलग अलग रेंडर फार्म ऐसे अलग अलग कंपनीज हैं। आप ऑनलाइन अपना ब्लेंडर फाइल या कोई भी फाइल आप उसमें अपलोड कर दो, विद ऑल भी जो उसके एसेट्स वगैरह सब अपलोड कर दो, वो उसको रेंडर करके आपको देंगे। अरे वाह। तो जो मेरे पास रेंडर हो रहा है 1 घंटे में, वो वहाँ पे 1-2 मिनट में भी हो जाएगा। हाँ, बिकॉज उनके पास सिस्टम हाई एंड है, जो 10-10 लाख का 20-20 लाख का सिस्टम रखा हुआ है, उस पर वो रेंडर करके आपको बस रेंडर आउटपुट दे देंगे, आप उसको फिर यूज कर लो। तो बॉलीवुड में क्लाउड रेंडरिंग करते हैं, हमने करी सर बहुत गानों में। चोरनी में करी हमने। चोरनी में हमने जो डिवाइन का सीन है, जिसमें वो मुंबई का हमने पूरा ना, जो बीच है मुंबई वाला, जहाँ पे ताज होटल है, उसके सामने हमने पूरा रोड बनाया था, पूरा ताज होटल के साथ, पूरा वो नेकलेस बनाया है। हाँ, पूरा 3D बनाया था वो। तो उसका पूरा रेंडर वो बहुत हैवी होगा था। तो पीसी तो मना कर रहा था, उसकी वीरैम से भी ऊपर चलेगी चीज वो, कि इतना सारा उसमें डाटा अक्यूमुलेट हो गया था। तो वो हमने क्लाउड रेंडर किया था, आधे घंटे में रेंडर हो गया वो। हाँ, आधे घंटे में रेंडर हो गया। और मेरे ख्याल में 7-8 हज़ार रुपये लगे हमारे। हाँ, 8,000 7-8 हज़ार रुपये में क्लाउड रेंडरिंग हो गया। हाँ, तो ठीक है। पर वही बात है, वो बस 15 सेकंड का रेंडर था, तो रेंडरिंग में 7-8 हज़ार रुपये लगे। तो वही, अगर आपके पास बजट आता है तो आप चीज़ें कर सकते हो। तो उधर था बजट की, हाँ, थोड़ा सा आप चीज़ें कर सकते हो। तो फिर मैंने कहा चलो 7-8 हज़ार लग रहा है, लगाओ। एक हमने जो सबसे महंगा क्लाउड रेंडर किया वो 15,000 का किया था। 15,000 एक प्रोजेक्ट में, कोई 2-3-4 शॉट्स थे। ठीक है, कर सकते हो, अगर बजट है तो यू कैन गो फॉर दैट। कोई ऐसी गलती आपको याद हो जो आपने किया किसी गाने में, और आपको लगता है कि अगले गाने में मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा? गाने में बताऊंगा तो लोग देखने चले जाएंगे, फिर ढूंढेंगे मैं गलती कर रहा है। नहीं, ऐसा तो सच तो कुछ भी नहीं है कि गलती किया हो। मतलब हमें तो पता होता है टेक्निकली कि कहाँ कहाँ फॉल्ट्स है, बट किसी को क्यों बताना, जब तक कुछ खुद ना ढूंढ ले जब तक। तो ऐसा ठीक है, होगा, कुछ ना कुछ रहता है, हर प्रोजेक्ट में होता है कुछ ना कुछ। ऐसा कोई नहीं कि सारे प्रोजेक्ट्स परफेक्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ रहेगा, सब प्रोजेक्ट में होगा। बट हाँ, ये है कि हम ये जरूर कोशिश करते हैं कि उसे सीख लें कि हाँ यार। और वो गलती काफी बार ऐसा होता है कि वो दिखने वाली होती है, काफी बार ऐसी होती है कि वो टेक्निकल फॉल्ट्स होती हैं, काफी बार मैनेजमेंट फॉल्ट्स होती हैं कि अपने प्रोजेक्ट किया, उसको हैंडल ही आपने सही से नहीं किया। तो वो चीज़ें सीख रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो थी, बट मोस्टली लर्निंग है सब। वो मैं ये नहीं बोलूँगा गलती, आई थिंक वो एक टीचिंग है जो आपको मिलती है, सीख लेते हो आप। पर मैं बताऊंगा नहीं किसी को कि जाके देख ले बंदा। हाँ। वैसे गलतियों से क्या आपको लगता है कि सीखना चाहिए या पछताना चाहिए? नहीं, पछताना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सीखना चाहिए। और किस्मत में है किसी की गलती आई तो। जिसकी जिंदगी में गलती ही नहीं है, मैं तो बोलूँगा कि वो क्या जिंदगी जी रहा है वो आदमी। होनी चाहिए कुछ ना कुछ आपके पास, ऐसा कुछ गलती हो, या मान लीजिए आपको कोई टेंशन हो, या लाइफ आपको कुछ चैलेंज थ्रो करे। नहीं तो अगर स्पून फीडिंग करती रहेगी जिंदगी, तो फिर तो एक टाइम पे फंस जाओगे बहुत गंदा। तो आई थिंक लाइफ ने जो मुझे सिखाया चीज़ें, जितनी चीज़ें हमने प्रोजेक्ट्स के थ्रू, लाइफ के थ्रू, लोगों के थ्रू जो चीज़ें सीखी हैं, वो तो मैं गिफ्ट मानता हूँ कि भाई किस्मत है कि हम इतना, अब देखो कितना लायक बनाया कि सर आपके साथ बैठे हैं। अरे सर, समझ रहे हैं? नहीं तो किस चीज़ की किस्मत है कि सर आपके साथ बैठ पाए। अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पे इसरो के साइंटिस्ट भी आपके साथ आए हैं, उन्होंने भी बात किया, बहुत लोगों ने बात किया। तो आई एम प्रिविलेज्ड कि
मैं उस जगह पे आकर बैठा हूँ जहाँ पर है ना अच्छे लोग आकर के अपनी बात बोल पा रहे हैं। और मैं तो अभी जैसे मैं बीटेक ड्रॉप आउट तो 12वीं पास हूँ मैं तो ये मैं तो मेरे लिए technically- सौभाग्य की बात है जी जी कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ, आपके थ्रू नॉलेज सबके साथ जी। शेयर कर पा रहा हूँ। मुझे मुझे ये बताइए कि मेरे स्टूडेंट्स या मेरे जो व्यूअर्स हैं जितने भी हैं, जी अगर वो करियर बनाना चाहते हैं वीएफएक्स या एडिटिंग की इंडस्ट्री में या सॉन्ग्स में या फिर इस फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उनको स्क्रैच से कैसे शुरू करें और कोई बेवकूफ़ ना बनाए? क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, तो वो धक्के ना खाएं, ये सारी चीजें आप बता धक्के तो सर सब जगह ही खाने पड़ते हैं। अगर वही बात है, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आई थिंक यू शुड बी लिटरेट फर्स्ट। आप उस फील्ड की नॉलेज लें, क्योंकि ऑनलाइन आजकल सब कुछ अवेलेबल है। आप जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो ये पॉडकास्ट जो भी इंसान देखेगा उसको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ऐसी नॉलेज आप ले, लोगों की बातें सुने। जो मैं ये भी नहीं बोलूँगा लोगों की बातें सुने। आई थिंक यू शुड रिसर्च ऑन गूगल, चैट जीपीटी करें, टर्म समझें, ठीक है, इनसाइड में जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसकी डेप्थ में आप जाए। नहीं, और इनसाइड आपके इंस्टीट्यूट में आए? हमारे इंस्टीट्यूट में आए नहीं आए वो चलो उनका करियर चॉइस है बच्चे की जिसने आना है, बट आई थिंक आएंगे तो आई कैन गिव माय प्रोमिसेस और मेरी कमिटमेंट्स है जो मैं फुलफिल करूंगा ऑफ कोर्स। जहाँ पर कि आपको एक अच्छा रास्ता और एक अच्छा कल्चर मिलता है, जहाँ पे आपको एक अच्छी कम्युनिटी मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और हमारी कमिटमेंट मिलती है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करवाएंगे। बट कोई भी अगर इस फील्ड में अगर आ रहा है, आई थिंक उनको सबसे पहली चीज़ ये देखनी चाहिए कि जहाँ पर वो जा रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में, जिस भी किसी के साथ अगर ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर प्रैक्टिकल काम करने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, पैसा सेकंड देखें, पहले नहीं। सेकंड ये कि काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, चाहे वो पैसा इन द सेंस कि फीस के मामले में भी और अर्निंग के मामले में। कई लोग फीस की वजह से नहीं आते कि भाई फीस कम है या ज़्यादा है। काफ़ी लोग ये सोच के नहीं आते कि यार मैं 6 महीने में तो नहीं कमा पाऊंगा। अगर कोई बंदा आपको बैठा करके और 6 महीने में कमाई दे रहा है, बट 6 महीने 8 महीने 10 महीने के बाद आप उससे ऊपर नहीं जा पा रहे हो, जस्ट बिकॉज आपने प्रैक्टिकल सीखा ही नहीं, आप प्रैक्टिकली काम ही नहीं कर रहे थे, उसका क्या फ़ायदा। तो प्रैक्टिकल पहले समझो, आपकी स्किल ग्रो होगी कि नहीं होगी, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे पता चलेंगी वो समझे। हमारे इंस्टीट्यूट है, हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफकोर्स वही बात है सर, मैं ज़्यादा प्रमोशन बोल के नहीं करना चाहता। प्रमोशन की बात नहीं सर, मैंने तो सुना है कि यहाँ पे मुंबई दिल्ली से बहुत जगह आते हैं दूर सर, से आते हैं। हाँ गुजरात हमारे से यहाँ भी बैठा हुआ है, दिल्ली से आया हुआ है। हाँ दिल्ली से आते हैं। आप मानोगे नहीं, मैंने किसी से मैं मिल रहा था, इवन पहले भी एक स्टूडेंट ग्राफिक्स का निधि थी जिन्होंने आपके लिए कुछ काम किया था, है ना, निशी या सॉरी, हाँ, तो उसने भी काम किया था, तो वो भी दिल्ली से थी। तो हाँ, किसी को मैंने वो साउथ इंडिया से थी बेसिकली। हाँ, पर वो दिल्ली में जैसे वो रहते थे शायद हाँ। बीच में, है ना। तो उनके किसी ने मेरे से पूछा कि सर बच्चे कहाँ से आते थे, मैंने कहा जी दिल्ली से आते हैं। तो बंदा हैरान हो गया कि दिल्ली से बच्चे आपके पास क्या करने आ रहा है, भाई लोग तो दिल्ली जाते हैं। तो मैंने कहा सर है, आ रहा है तो आ रहा है। मैं आपके 1-2 स्टूडेंट से मिला था पंचकुला के एक मेले में। अच्छा, सार्थक, हाँ जी, कैमरा लेके, तो फिर इनसाइड का वो लगाया हुआ भी है। तो मैंने पूछा, बहुत पहले की बात है, तब मैं आपको नहीं जानता था। जी। तो मैंने पूछा कि कैसे, क्या मतलब शौक है? बोला नहीं, मैं सीखता हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा प्रोजेक्ट है। और मैंने कहा कहाँ से हो, तो वो राजस्थान से बताया था। सार्थक मध्य प्रदेश से था, मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश, जी। सो मतलब बड़ा अच्छा लगता है यार, इतने दूर से लोग आते हैं सर, आते हैं। बहुत ज्यादा। मेरे को तो खुद हैरानी होती है भाई। तो मैं बोल रहा हूँ, देखो घर पे रखे कंप्यूटर से आपने कुछ काम किया, सोशल मीडिया पे डाला, आप इतने लेवल तक पहुंच गए कि काफी कहाँ से लोग आ रहे हैं। आई थिंक मुझे जो लगता है कि ना, हमारे इंस्टीट्यूट में लोग क्यों आते हैं, बिकॉज हम लोग एक ऐसी, देखो मैंने लाइफ में ये सीखा है कि ये इफ़ यू सर्व समवन, आप उसको उसके काम की चीज़, उसको कुछ इन्हांस करने की चीज़ देते हैं, तो लोग आते हैं। अगर आप ये सोचोगे भाई मेरे पास आके मुझे पैसा दे जाए, है ना, ये प्रोडक्ट नहीं है। काफ़ी लोग इसको एक धंधा बना लेते हैं कि ये प्रोडक्ट है, धंधा नहीं। आई थिंक सर्विस वाला माइंडसेट रख के फिर आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ों को डिजाइन करो, तो किसी को वो हेल्प भी करे, उससे फिर ऑटोमेटिकली लोग जुड़ते हैं। आपके साथ इतने लोग जुड़े, हमारे साथ इतने लोग जुड़े, इसलिए जुड़े बिकॉज हमारा सर्विंग का पर्पस है। नहीं तो इतने टाइम तक नहीं टिकता आदमी, कुछ टाइम के बाद वो फ्रॉड, लोग उसको फ्रॉड मान लेते हैं। रीज़न ये होता है कि सर्विंग का पर्पस है। तो हमने इतना, अभी पिछले साल ही हमने अराउंड 20 से 25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है इन इंस्टीट्यूट, इन इक्विपमेंट, कैमरा से लेके लाइट्स। अभी हम और कर रहे हैं, हम सिनेमा लाइन लेके आ रहे हैं सोनी की। अभी तक हमारे पास जो जैसे कैमराज यहाँ यूज़ हो रहे हैं, E7 III है जो हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए देते हैं। अभी हम सिनेमा लाइन देंगे जो कि अराउंड 1.5-2 लाख का कैमरा है, या 3-3.5 लाख का कैमरा है, 1.5-2 लाख के लेंसेज ये हैं। सिनेमा लाइन क्या है? सोनी की एक सीरीज है, नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमराज हैं, FX30, FX3, FX6, FX9 तो अब उन्होंने बंद कर दिया, बट 3 ऐसी सीरीज है जो नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड है कि अगर आप उससे चीज़ बनाओगे तो नेटफ्लिक्स उसको अप्रूव करके लेगा। ये भी होता है? हाँ। तो नेटफ्लिक्स वालों को पता कैसे चलता है किस कैमरे से शूट हुआ है? वो BTS भी मांगते हैं, फाइल्स भी मांगते हैं, सब कुछ वो सारा डाटा लेते हैं कि भाई अच्छा, क्वालिटी चेक करते हैं। हाँ, क्वालिटी चेक करते हैं। तो उनका एक स्टैंडर्ड क्वालिटी नॉर्म है
तो वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज द थिंग कि आपको वहाँ पे क्या सर्विस, क्या फैसिलिटी मिल रही है। फिर जैसे मैंने आपको मैवरिक्स बताया, टाइटन्स बताया, हमारे पास टीम्स हैं जो डायरेक्टली काम कर रही हैं। ये चीज़ें देखो आप इस फील्ड में अगर आप आ रहे हो, अगर सीखने कहीं पर जा रहे हो, ये चीज़ें देखो। इंडिविजुअली अगर आप सीखना चाहते हो घर पे, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, आपका पैसा बचेगा, बट टाइम लगेगा। घर बैठे सीखा जा सकता सीखा है जा सकता है, VFX? बिल्कुल ही सीखा जा सकता है। बल्कि बात है। मेजर बंदा जो है वो घर घर बैठे भी सीखता है। अच्छा। देखो इंस्टीट्यूट्स की नीड वहां पड़ती है जब आपको पता है कि मैं करिकुलम में, ये वैसे ही बात है कि क्या बॉडी बनाई जा सकती है बिना जिम जाए, तो बनाई जा सकती है, हाँ, लेकिन बट सुबह भी तो उठना पड़ेगा। एक कोच की वैल्यू अलग जी ही है। जी जी, कोई बिल्कुल सही टीचर है बात आपको, अब आप घर पे जिम कर रहे हो, गलत तरीके से करो, कोई मसल पुल हो गई, तो वैसे ही वीएफएक्स में है, आप गलत अरे, तरीके से यूज कर हमारे रहे यहाँ हो भी होता है ना, इंग्लिश कनेक्शन के बच्चे होते हैं तो कहते हैं कि पैसे क्यों ले रहे हो, हाँ यूट्यूब पे हाँ यूट्यूब पे हाँ फ्री दिखा रहे जी हो। जी, ये तो मेरे को भी सुनने को मिलता है बहुत कि भाई वीएफएक्स हम ऑनलाइन ना सीख लें। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते। ऑफ कोर्स मैंने भी बहुत ऑनलाइन सीखा मतलब है। मुझे तो बड़ी हंसी आती कभी कभी कि 499 रुपए या 999 रुपए देने में हालत खराब हो रही है, वही बच्चा जब प्रोफेशनल बन जाता है तो लाखों का चार्ज करता जी है। जी जी, तब उसे समझ में आता है क्योंकि यार बैकएंड में कितना हम्म, इन्वेस्टमेंट लगा है, कितना हम्म, मेहनत लगा है, कितना खर्च होने वाला है। एंड इसमें मुझे ऐसे भी लगता है सर कि ना लोग ये नहीं देखते कि जब आप 10वीं 12वीं जब तक आपने की है तो आपने फ्री में नहीं किया, उसमें भी आपने बहुत पैसे लगाया, बल्कि मैं बोलूँगा लाखों रुपए लगाया है। तो वो जो स्टडी है ना, आई थिंक 10th 12th के बाद वाली जो आप एक स्किल के लिए जो स्टडी कर रहे हैं, ये वाली, वो बहुत इसकी important है। इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो अभी तक आप स्टडी करके आए हो। तो उस पर लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए कि यार अगर मैं कुछ स्किल गेन कर रहा हूँ तो आई शुड इन्वेस्ट ऑन दैट। तो वहाँ पे पैसा नहीं देखना चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स, वही जैसे मैंने आपको बोला कि कोई बेवकूफ़ बना रहा है, एक अलग चीज़ है कि भाई कोई आपको लगे कि फ्रॉड है, अपना दिमाग से आप जाएं। हम भी, हमारे पास इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा आता है, हम ये नहीं बोलते कि भाई वो खराब है, ये खराब, हम बताते हैं हमारे पास अच्छा क्या है। हम अपनी अच्छाई बताएंगे, वो अपनी बताएगा, वो अपनी बताएगा। आप उनमें से चूज करो जो आपको समझ में आता है कि भाई किसकी अच्छाई आपको समझ में आ रही है, कहाँ पर आपको अपना फ्यूचर नजर में आ रहा, फिर आप उस हिसाब से आप एडमिशन लो। गुरु रंधावा के साथ आपने कोई काम किया है? नहीं सर, गुरु रंधावा के साथ हमारे स्टूडेंट्स ने किया, स्टूडेंट्स ने किया, मैंने नहीं किया। अच्छा, एक चीज बताओ, आप जी। कभी ऐसा भी होता है कि आपने काम किया और दाम नहीं मिला या नाम नहीं मिला? पूरा नहीं मिला, मिला तो है ऐसा है, कुछ एक प्रोजेक्ट्स में कभी कभी पेमेंट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं। नाम का भी था, पहले था एक दो प्रोजेक्ट्स में था कि नाम नहीं उसमें आया, बट ठीक है, आई थिंक वो स्टार्टिंग फेज में होता है, बाद में नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि मैटर नहीं करता सर, अनटिल एंड अनलेस आप आपके पास टैलेंट और स्किल है। कोई वो एक प्रोजेक्ट या दो प्रोजेक्ट ही आपकी जिंदगी थोड़ी ना है। बट ऑफ कोर्स इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई हाँ मेरे को कभी भी नाम नहीं मिलेगा तो मैं चल जाऊंगा, या मेरे को कभी भी पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं चलता रहूँगा, ऐसा नहीं होता। आपको लगता है कि हाँ इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। और पता है क्या, काफी बार ऐसे होता है कि हम ना शायद मांग ही नहीं पाते सही तरीके से। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने क्रेडिट, जैसे मेरे को बुरा तब लगा जब मैंने क्रेडिट भेजा और मेरा क्रेडिट नहीं लगा। अगर मैं क्रेडिट नहीं भेजता और नहीं लगता तो अलग बात है। या मान लो मैंने वो डिमांड नहीं किया कि भाई ये इतना बेसिक अमाउंट होना चाहिए और अगले बंदे ने कमिट कर दिया और फिर पेमेंट नहीं है, तो वो बुरा लगेगा। बट अगर मैंने मांगा 10,000 है और मुझे कल को मैं सोचूं कि इसने मेरे को 30,000 नहीं दी, तो क्यों देगा 30,000 भाई, जब मांगा 10 था। तो वैसी चीज़ों का एक सिनेरियो अलग है। बट आई थिंक ऐसा होता है, इंडस्ट्री में ऐसा बहुत होता है, कॉर्पोरेट्स में भी ऐसा होता है, पेमेंट्स फंस जाती हैं, तो सब जगह चलता है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हाँ, बट आई थिंक आर्टिस्ट के लिए एक लर्निंग फेज है, हम अपने इंस्टीट्यूट में भी सिखाते भी हैं। अच्छा। क्लाइंट डीलिंग का अभी मेरी क्लासेस भी चल रही है, जिसमें मैं बच्चों को बताता हूँ कि आपने फॉर्मल मेल कैसे भेजना है, इनपुट कैसे लेना है, आगे से क्या चीज़ें, आपने प्रोजेक्ट को डील कैसे करना है, एडवांस पेमेंट्स कैसे होती हैं, वो सब हम सिखाते हैं, ताकि वो जस्ट आर्ट ना उनको आए, उनको उसके बाद का जो प्रोफेशनलिज्म है वो भी समझ में आए कि आप वो डील कर सकें क्लाइंट के साथ। फ्रीलांसिंग का क्या स्कोप है इसमें? फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है सर। मेरे पास तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट आता है वो फ्रीलांस करता है। कुछ स्टूडेंट है जो जॉब करते हैं, और कुछ स्टूडेंट है जो फिर अपना बिजनेस या उनका पहले का बिजनेस है उसको वो ऑप्ट करते हैं। तो फ्रीलांसिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आज के टाइम पे इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई फ्रीलांसिंग की, कहीं बैठे हो कहीं और से काम आ जाता है। लोकल एरिया में जहाँ पे आप है शायद काम होना हो, तो ये एक बहुत ज़्यादा स्कोप है इस फील्ड के अंदर, और लोग करते हैं, मतलब फॉरेन से भी करते हैं हमारे। इवन जैसे मैं अभी आपको बताता ना, एक स्टूडेंट है उसको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, बट वो काम फॉरेन के क्लाइंट का करता है, वो चैट जीपीटी से रिप्लाई लिखवा के भेज देता है। तो इस पर भी हम डिस्कस कर रहे थे कि इंग्लिश का भी कुछ करते हैं। तो ये भी एक नीड है कि स्टूडेंट्स में जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी थोड़ा सा होना चाहिए। आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज आर्ट में जो बच्चे आ रहे हैं या फिल्म लाइन में जो बच्चे आ रहे हैं, वो ना अपनी पर्सनैलिटी को नहीं डेवलप करके आ रहे। वो ज़्यादातर आते हैं कि बस ठीक है मुझे कुछ करना है, पढ़ाई के अलावा कुछ करना है। बट आई थिंक अपनी बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, वो उस पर भी काम सबको करना चाहिए। सो ओवरऑल आप खुश हो कि जो आप कर रहे हो, जो एजुकेशन दे रहे हो, लोगों की लाइफ बदल रहे हो आप जी, उससे, आपके पेरेंट्स और आप खुश हो?
पेरेंट्स भी खुश है अब तो। पेरेंट्स को तो पैसा से मिल जाए खुश हो जाते हैं सर। पेरेंट्स का देखो एक ही डर होता है कि बच्चे का करियर बन जाए या वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा ले। तो पेरेंट्स तो बहुत पहले से खुश हो गए थे जब उनको पहले ही गड्डी जाके मैंने पकड़ाई थी कि भाई ये पैसे कमा के लाए अपने काम से। तो बोले वाह वाह ये अच्छा है, मतलब तो कुछ कर लेगा। अब उनकी टेंशन खत्म। तो दे वर ऑलवेज प्राउड, दे वर ऑलवेज लविंग। तो उसका कोई इशू नहीं है। और खुद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब हद से ज़्यादा खुश हूँ। और टचवुड मेरी खुशी को मेरी नजर ना लगे कसम से। चलिए इसी बात पे हम आपसे कुछ रैपिड फायर राउंड जी करना सर, चाहूंगा। थोड़े थोड़े सर हल्के हल्के बिजनेस सवाल, ज़्यादा भारी मत दागना सर प्लीज। सो बेस्ट प्रोजेक्ट आपका? बेस्ट प्रोजेक्ट सर ओल्ड स्कूल, बेस्टेस्ट प्रोजेक्ट। बेस्ट मूवी इन बॉलीवुड? बेस्ट मूवी इन बॉलीवुड 3 इडियट्स सर, जिसने मेरी लाइफ बदली सर। VFX बेस्ट मूवी? VFX की बेस्ट मूवी बॉलीवुड की ब्रह्मास्त्र अच्छी थी सर। ब्रह्मास्त्र मुझे बहुत बहुत सही लगी। RRR भी बहुत अच्छी लगी मुझे VFX की। ये दोनों मूवीज अभी लेटेस्ट ही होंगी जो होंगी। पहले वाली मूवीज में ऑफ कोर्स इतना VFX टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट ये वाली अच्छी है। अभी अच्छा हो रहा है VFX। बेस्ट सॉन्ग जिसमें VFX यूज हुआ? बेस्ट सॉन्ग मतलब जो मैंने ना किया हो ऐसा कुछ, जो मैंने ना किया हो वैसा बेस्ट सॉन्ग अभी एक आया सर, बड़ा अच्छा गाना है। मुझे आर्टिस्ट का नाम नहीं याद आ रहा, बट उस एक बंदे ने गाना बनाया, वही सिंगर है, उसी ने अपनी वीडियो शूट की। 3 साल में उसने VFX किया है। 2020-21 में उसने प्रोजेक्ट शुरू किया था। वो मुझे बेस्ट लगता है कि उस एक बंदे ने पूरा गाना किया। मैं प्लीज मैं देखता हूँ, लिंक भेजता हूँ आपको, वो चला देना वीडियो वगैरह ना थोड़ी सी, वो बहुत अच्छा था। VFX के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर? VFX के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर बिगिनर्स के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं, आई थिंक आफ्टर इफेक्ट्स है। इजी टू यूज और इजीली एक्सेसिबल। जो कोई चाहता है कि हाँ मैं मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही काम करूँ, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो अब इसके बाद अगर मैं आगे अगर उसको करना चाहूँ तो आई थिंक ब्लेंडर आप यूज़ कर सकते हो। ये 2 सॉफ्टवेयर बहुत प्यारे हैं। बेस्ट इंस्टीट्यूट? बेस्ट इंस्टीट्यूट हमारा है सर, सबसे बढ़िया, इनसाइड सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट हमारा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे मेरे इंस्टीट्यूट का पता है, बाकियों का मुझे नहीं पता, तो मैं किसी के बारे में क्या कमेंट करूँ। जितनी मेरी जानकारी है, आई थिंक वी आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट। बट एक किसी को अगर एक्टिंग वगैरह में जाना है तो FTI है पुणे में, यू कैन गो फॉर दैट। बट वो बैचलर्स मांगते हैं। ओके। हम जैसे किसी की 12th है तो हम 12th भी एडमिशन लेते हैं। वो बैचलर्स होता है, उनका टेस्ट होता है। हमारा भी अभी एक कोर्स आएगा, उसमें टेस्ट होगा, अभी तक नहीं है टेस्ट। तो बट लाइक माई कमिटमेंट इज 100%। अगर आपको सीखना है तो हम बैठे। हाईएस्ट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है VFX आर्टिस्ट के लिए? VFX आर्टिस्ट की सर देखो, मैंने तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में बहुत पैसा लिया है, तो मैं अपनी ही बता सकता हूँ, मुझे बाकियों की नहीं पता। क्योंकि मैंने कुछ लोगों के काम देखे हैं, वो बताते हैं कि भाई वो $1000s ऑफ डॉलर्स भी चार्ज करते हैं। तो $1000s ऑफ डॉलर तो चलो हमने भी चार्ज किए हैं, लेकिन वो उनके जो $1000s थे ना, वो बहुत ज़्यादा $1000s थे। तो वो देख के ना मुझे लगा कि इतने $1000s बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो काम भी, पर वो काम ना स्पेसिफिक था। तो लाइक वो बंदा शायद कुछ स्पेसिफिक कुछ कर रहा था, मुझे नहीं एग्जैक्टली याद कि क्या करता था, बट वो CGI में कुछ कर रहा था। और वो ना रेयर होती है कुछ चीज़ें। VFX में कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत टाइम टेकिंग है, सीखने में बहुत टाइम लगेगा, 4-6 साल आपको लग जाएंगे, लेकिन ना बहुत उसकी बहुत छोटी वो है, ज़्यादा लोग हैं नहीं उसके अंदर, तो उसमें आप बहुत पैसा चार्ज कर सकते हो, मतलब लाखों रुपए। एक मतलब 2-4 शॉट का भी आप लाखों रुपए ले सकते हो। तो वो है, बट वही बात है, उसके लिए तपस्या है। अगर ज़्यादा कमाना है तो तपस्या है, कर सकते हो। बट एक स्टैंडर्ड जो है, एक VFX आर्टिस्ट इजिली 50-60-70 हज़ार रुपए जो है वो कमा सकता है, डिपेंडिंग ऑन हिज और हर ना कैपेसिटी, कर सकता है। बेस्ट स्टूडेंट इन योर इंस्टीट्यूट? सर ऐसे नहीं, आप कईयों का दिल दुखा दोगे फिर ऐसे। मैं किसी एक और नहीं, मैं आपको बोलता हूँ ये ना ऐसे, ये जवाब ऐसे भी नहीं जाना चाहिए। जवाब ऐसे नहीं जाना चाहिए कि गुरु के लिए ना सारे बेस्ट होते हैं। मैं भेदभाव नहीं करता अपने स्टूडेंट के अंदर। अगर मैं बोलूँगा तो शायद दूसरे के साथ भेदभाव होगा, और मैं रखता भी ऐसे हूँ। कोई भी बच्चा किसी भी स्केल लेवल का हो, उसको कितना कुछ आता हो नहीं आता हो, उसका बोलचाल जैसा मर्जी हो, फॉर मी एवरीवन इज गॉड्स चाइल्ड, और मैं उसको वैसे ट्रीट करता हूँ। मेरा काम है उसको शिक्षा देना, मैं उसको वैसे देखता हूँ। तो मेरे लिए सारे प्यारे हैं और दिल के बहुत पास है सारे। जी। आपकी अर्निंग सालाना? मेरी अर्निंग वो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देता हूँ सर। उसके लिए सरकार ने लोग रखे हुए हैं, मैं उनको पूरा हिसाब किताब देते रहता हूँ। जी जी, बढ़िया।